हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सबके सब ठीक है। आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद मैं भी आ चुकी हूँ आपका फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 विच इज लिविंग वर्ल्ड को लेके स्ट्रैटेजीज और बहुत सारे PYQ MCQs लाई हूँ मैं आपके लिए, सो दैट सिर्फ आपका थियरी पढ़ के ना हो, आप इसको अप्लाई भी कर पाओ। क्या होता है लिविंग, क्या होता है नॉन लिविंग, तो एकदम से दिमाग हिल गया था हम लोगों का। डिफाइन कैसे करें। हम बोल रहे हैं कि जो चीज़ मूव नहीं कर रही वो नॉन लिविंग है, तो पेड़ भी तो मूव नहीं कर रहा है, तो उसको क्यों लिविंग बोल रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सबके सब ठीक है, हाल चाल ठीक है, तुम्हारी फैमिली भी ठीक है और तुम एकदम क्लियर माइंड के साथ आ चुके हो। आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद मैं भी आ चुकी हूँ आपका फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 विच इज़ लिविंग वर्ल्ड को लेके। ये वन शॉट बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वन शॉट है। इसमें जो कॉन्सेप्ट आपके लाइफ में क्लियर नहीं हुए थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। साथ साथ में बहुत सारे ट्रिक्स इन्वॉल्व है और इसको मैंने टाइप नहीं किया है, इसको मैंने खुद से हैंड रिटन फॉर्म में लाया है। और साथ साथ में हर टॉपिक्स के बाद जो PYQs ऑलरेडी आ चुके हैं उनको मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, सो दैट हम साथ में सॉल्व कर पाए। जैसे ही आपका ये वन शॉट ख़त्म होगा, अब मुझे नहीं पता हमें कितने घंटे लगेंगे पूरा ख़त्म करने को, बट आई विल मेक श्योर कि ये ख़त्म होते होते तक आपका PYQs भी ख़त्म हो जाए, आपके माइंड मैप्स के थ्रू सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर भी घुस जाए। अब मेरा रिक्वेस्ट क्या रहेगा कि ट्राई कीजिए कि ये एक साथ बैठ के आप पूरा का पूरा वीडियो ख़त्म करें। अगर आपने सेगमेंट्स में रोक दिया ना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये ब्यूटीफुल सा सेशन। मैं आपकी दोस्त और होस्ट आपका इस ब्यूटीफुल से सेशन में स्वागत करती है। तो अब शुरू करते हैं हमारा ये शुभ कार्यक्रम जिसके अंदर हम हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अब अगर हम लोग देखें कि आज हम लोग कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो डिफाइनिंग फीचर्स, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, इस रिलेटेड हम चीज़ें कवर करेंगे। देन कुछ एक्सेप्शंस वगैरह अगर है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, ये कौन से डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग फीचर्स हैं उनको कवर करेंगे। टैक्सोनॉमिकल एड्स एंड क्लासिफिकेशन हायरार्की को कवर करेंगे। बाइनोमियल रूल्स एंड एग्जाम्पल्स, कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज और बहुत सारे PYQ MCQs लाई हूँ मैं आपके लिए, सो दैट सिर्फ आपका थियरी पढ़ के ना हो, आप इसको अप्लाई भी कर पाओ। तो अब एकदम से मन चित मार के सिर्फ तुम्हारा बुक और तुम्हारी मैम तुम्हारे सामने होनी चाहिए और कुछ भी टाइम पास मुझे नहीं चाहिए। आई होप कि तुम इतना प्रॉमिस कर सकते हो। अगर तुम ये सारी चीज़ों पे एग्री कर रहे हो तो आई विल मेक श्योर कि इस चैप्टर में तुम्हारे 1 मार्क्स भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि तुम अपने उसी माइंडसेट के साथ इस वीडियो को तुमने क्लिक किया है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में एक चीज़ डाल देना, येस मैम आई प्रॉमिस। मैं समझ जाऊंगी कि तुमने वीडियो के एक एक सेक्शन को एकदम सही तरीके से देखा है। तो अब शुरू करते हैं। अब तुम जैसे यहाँ पे देख सकते हो डिफाइनिंग फीचर्स में मैंने ग्रोथ लिखा है, रिप्रोडक्शन लिखा है, तो इनको सिर्फ ऊपर से हवाबाजी नहीं की हमने एकदम डीप जाके कॉन्सेप्ट्स को समझा है। इसके साथ साथ हमने MCQs भी इनकॉर्पोरेट किया है। डिफाइनिंग फीचर्स हो जाए, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स हो जाए, उसके बाद में कौन से तरीके से हम सिमिलैरिटीज़ फाइंड करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड कर रखी है। बस अब आपको ध्यान देना है। तो अब शुरू करते हैं हम अपना सेशन। सबसे पहला टॉपिक है अपना जो कि इंट्रोडक्शन है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब जब मैं तुम्हारे सामने कह रही हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या होता है, जिंदा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बता कैसे पाते हो कि ये ऑर्गेनिज्म जिंदा है या ऑर्गेनिज्म मरा हुआ है। मैं तुम्हें लिविंग लग रही हूँ लेकिन यही पेन, यही बोर्ड, यही कैमरा और जिस फ़ोन से तुम मुझे देख रहे हो तुम उसको नॉन लिविंग बोल रहे हो। चल तो वो भी रहा है, तो ऐसा क्या है हम में अलग कि तुम बोल पा रहे हो कि नहीं मैम आप ही लिविंग और ये लिविंग नहीं है। तो ऐसा क्या डिफाइनिंग फीचर्स होता है उसके बारे में हम और डीपली समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बायोलॉजी होता क्या वो समझना चाहिए। तो अगर हम लोग बायोलॉजी को डिफाइन करने जाए तो बायोलॉजी को 2 वर्ड के तरीके से या 2 वर्ड के फॉर्म में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट इज बायो एंड अनदर वर्ड इज लॉजी। फर्स्ट वर्ड इज बायो एंड अनदर वर्ड इज लॉजी। अब बायो का अगर आप मीनिंग समझेंगे तो बायो का मीनिंग होता है लिविंग। जो भी चीज़ लिविंग है उसको हम लोग कहते हैं बायो। ठीक है, और स्टडी का मतलब, लॉजी का मतलब क्या होता है, बेसिकली स्टडी करना। तो बायोलॉजी में है जितनी जिंदा चीज़ें हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। दैट इज़ नथिंग बट योर बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में जैसे ही हम लोग 11वीं में आए हैं, हमारे पर निकल चुके कि ओह हम तो कॉलेज में हैं, सबसे पहला चैप्टर अपने को आ जाता है ये। अब अगर तुम लोग
सीबीएसई के बच्चे हो और उसने भी ये क्लिक किया तो उनका भी यही चैप्टर्स में आ जाता है। अब तुम ऑब्जर्व करोगे तो नीट में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू सीईटी। सीईटी में डायरेक्टली ये क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते, इनडायरेक्टली पूछते हैं। बट 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका वेटेज बहुत हाई है। जब तक लिविंग वर्ल्ड नहीं समझेगा, हमें सिस्टमैटिक्स नहीं समझेगा, तो सारी चीज़ें एक दूसरे से अटैच्ड है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने बायोलॉजी का मतलब समझ लिया। अब जो पुराने ज़माने के लोग थे, जो एंशंट लोग थे, उन लोगों ने ना दुनिया में जितने मैटर है, मैटर का मतलब क्या होता है पहले वो मुझे बता दो। तो अगर मैं मैटर का मतलब समझने की कोशिश करूं तो मैटर का मतलब होता है जो भी चीज़ आजू बाजू मेरे प्रेजेंट है उसको ही हम लोग मैटर कह देते हैं, है कि नहीं। तो उस ज़माने में उन लोगों ने सारे मैटर को बोल दिया या तो वो एनिमेट है या तो वो इनएनिमेट है। अब एनिमेट का अगर मैं सीधा साधा सिंपल मतलब जानने की कोशिश करूं तो क्या होता है उसका मतलब, तो एनिमेट का मतलब होता है कि लिविंग हो जाना और इनएनिमेट का मतलब होता है कि नॉन लिविंग हो जाना। अब इसमें फिर से एक क्वेश्चन आया कि आपको कैसे पता चल रहा है यार कि ये पर्टिकुलर जो चीज़ है वो लिविंग है और वो नहीं है। मैम कितना इजी है, जो चीज़ मूव नहीं कर रही वो कैसे होगी ना लिविंग। लेकिन मुझे एक बात बताओ, पेड़ करता है मूव? नहीं करता है, बट स्टिल वो लिविंग है। तो ऐसे काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो ये सारी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए, सी अभी तुम इस स्टेज पे हो कि तुमको लग रहा होगा क्या चिंदी बात है यार, ये क्या लिविंग नॉन लिविंग का हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे जब जस्ट क्यूरियोसिटी ने अपने टांग रखे थे इस दुनिया में, उस टाइम के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि मीनिंग क्या है यार, क्या होता है लिविंग, क्या होता है नॉन लिविंग। तो एकदम से दिमाग हिल गया था उन लोगों का कि डिफाइन कैसे करें। हम बोल रहे कि जो चीज़ मूव नहीं कर रही वो नॉन लिविंग है, तो पेड़ भी तो मूव नहीं कर रहा है, तो उसको क्यों लिविंग बोल रहे हैं। ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था लोगों में। लेकिन एकदम पौराणिक समय पे अगर हम जाए तो उस टाइम पे जो पुराने ज़माने के लोग थे, यानी कि जो एंशंट मैंस थे, हु वाले मैंस जो थे, वो लोगों ने सारे मैटर को या तो बोल दिया लिविंग है, सॉरी, या तो बोल दिया नॉन लिविंग है। तो अब उसके बाद में हमें समझना पड़ेगा कि क्या कौन से फीचर्स होते हैं, तो उसको हम आगे के सेक्शंस में देखेंगे। फिलहाल ये समझते कि जब जस्ट बायोलॉजी वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था, जब जस्ट लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना शुरू किए थे, तो उस टाइम पे हमें क्या क्या फीचर्स पता चले थे। तो जब हम लोग बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ना, तो सबसे पहले वाले टाइम पे जब अर्ली मैन लोग ही थे, तो उस टाइम पे ना एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू था। कौन सा व्यू था, तो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। अब आप लोगों को लग रहा रहेगा कि ये एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू है क्या, क्योंकि अभी 2 महीने पहले मैम आपने पढ़ाया था तो हम तो भूल जाते हैं। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू का मतलब क्या होता है, जिसमें हम समझते हैं कि हम सबसे ऊपर, हम सुपीरियर है। तुम बिलीव नहीं करोगे, एक ऐसा टाइम था, अब मैं वो फेज़ का टाइम नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा टाइम था कि जब एक साइंटिस्ट ने बताया था ना कि सन बीच में और आजू बाजू अर्थ घूम रहा है सन के, उसको सूली चढ़ा दिया गया था कि हाउ कैन यू से दिस, हमारा अर्थ जिस पे हम रह रहे हैं वो अर्थ सन के चक्कर लगाएगा, चल चलते को मार देते हैं। तो वी यूज टू थिंक कि हम सबसे सुपीरियर है। टू बी ऑनेस्ट, हम इतनी जो स्टडी करते हैं ना बायोलॉजी रिलेटेड, ये अभी भी हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम सबसे सुपीरियर है। अब क्या सच्चाई है क्या बुराई है वो हमको पता नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैंने खुद को पूरी दुनिया से ऊपर समझ लिया तो क्या इस चीज़ में मैं कुछ सीख पाऊंगी? मैं कुछ सीख ही नहीं पाऊंगी। तो जब एक बंदा एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू से पढ़ाई करता है या बायोलॉजी समझने की कोशिश करता है ना, तो उसका जो बायोलॉजिकल नॉलेज होता है ना वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। वो सिर्फ ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में देख पाएगा, उसको लगेगा सबसे सुपीरियर ह्यूमन है। अब अगर तुम लोग एक बात देखो, हम लोग ना वार्म ब्लडेड है, यानी कि हम अपना टेम्परेचर जो है ना वो एडजस्ट नहीं कर पाते इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बट देर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स जो कि कोल्ड ब्लडेड है, वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कौन ज़्यादा डेवलप हो गया? वो हो गए ना इस पर्सपेक्टिव में। तो जब हमारा ऐसा, हम घोड़े की नाल की तरह चलते हैं कि एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू है भाई मेरा, मैं तो भाई ह्यूमन को सबसे ऊपर समझूंगा, मैं सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ खुद को समझूंगा, उस टाइम पे ना हमें हमारा जो ग्रोथ है वो लिमिट हो जाता है, हम ऊपर उठ ही नहीं पाते। जैसे अब मान लो तुम क्लास में हो, तुम अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तुम्हारे एंट्रेंस एग्ज़ाम का,
जो भी तुम सीईटी ले लो, नीट ले लो, प्रिपरेशन कर रहे हो, और तुम अपने आजू बाजू वालों को देख ही नहीं रहे हो, सिर्फ नीचे वालों को देख रहे हो, ओ इसका तो मुझसे कम है, इट मीन्स आई एम सुपीरियर देन हिम और हर। तो इस वे में तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। आई एम नॉट आस्किंग यू टू कंपेयर योर सेल्फ फ्रॉम शर्मा जी का बेटा, बट यू शुड बी अवेयर कि उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तुम्हें अवेयरनेस रहनी चाहिए कि आजू बाजू पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, सबको इक्वल समझना चाहिए। तो उसी जगह पे थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन आया जिसका नाम था बायोसेंट्रिक व्यू। जिसका क्या नाम था? बायोसेंट्रिक व्यू। अब बायोसेंट्रिक व्यू में बायो का मतलब ही समझ में आता है कि लिविंग रिलेटेड हो रहा है। तो यहाँ पे सेंट्रिक का मतलब है सेंटर में रखना, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमंस को मैंने सेंटर में रखा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उसके आजू बाजू पूरी दुनिया की अखंड चीज़ें चल रही है। और अगर मैं बायोसेंट्रिक व्यू के बारे में बात करूँ तो इसका मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स बीच के अंदर है, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मैंने इक्वल ट्रीट किया है, और उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को आजू बाजू अलाइन कर रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं सबको इक्वल समझ रही हूँ तो उस सिनेरियो में मैं ज़्यादा बेटर तरीके से बायोलॉजी पढ़ पाऊंगी, मेरा नॉलेज ज़्यादा एक्सपांड हो पाएगा। जैसे हमें कभी कभी ये लगता है कि नॉन लिविंग थिंग अपने को क्या ही यूज़ आता है, मतलब क्या ही है उसका। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे एक सीड को जर्मिनेट करवाना है, मैं क्या उसको लिविंग थिंग में डालती हूँ? मैं उसको सॉइल के अंदर डालती हूँ। सॉइल एक नॉन लिविंग थिंग है, हाँ डेफिनेटली उसके अंदर जो चीज़ें इंक्लूडेड है वो लिविंग है, वो उसको और ऑर्गेनिक तरीके से और एकदम एनरिच करता है, डेफिनेटली यस। बट सॉइल तो यहाँ पे नॉन लिविंग ही है ना। अब फटाक से मेरे साथ सांस लो, लिया ना सांस तुम लोगों ने, मेरे साथ एक साई ऑफ रिलीफ भी ले लो, हाँ तुम्हारा माइंड भी क्लियर हो गया ना। लेकिन जब तुमने सांस लिया उस टाइम पे कौन सा गैस तुमने इनहेल किया? ऑक्सीजन। अब एक बात बताओ, तुम में एटीट्यूड आ गया कि वी आर ह्यूमंस, मेरे से इम्पोर्टेंट से कोई नहीं है, तो उस सिनेरियो में तुम्हें तो सांस भी नहीं लेना चाहिए, तुम यूज़ ही नहीं करना चाहिए कोई और चीज़, है ना। तो मेरा नॉलेज लिमिट हो जाएगा। तो जब हम लोग बायोसेंट्रिक व्यू से पढ़ाई करना स्टार्ट किया, बायोलॉजी समझना स्टार्ट किया, तब हमें लगा कि नहीं यार, चीज़ें बहुत अलग हैं। सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म इम्पॉर्टेंट है, ये सारे ऑर्गेनिज्म का इक्वल पार्टिसिपेशन है। अब ये तो फिर भी थोड़ी पढ़ाई की बात हो गई। हमारा जो इंडियन रिचुअल है वो भी कहता है वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है द वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली, सबको इक्वल ट्रीट करो। हमारा ये सबसे बड़ा टैगलाइन है, हमारा ये सबसे बड़ा नारा है कि भाई सबको इक्वल ट्रीट करना है। सो ऑल लिविंग स्पीशीज आर इक्वल एंड इमेंस प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। जब हम लोग बायोसेंट्रिक व्यू रखते हैं तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, क्योंकि हम सबके रोल्स कंसिडर कर पा रहे हैं, राइट। सबके रोल, सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पा रहे हैं, तो हमारा नॉलेज एक्सपांड होता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, हमने ह्यूमन को रख लिया, एक्सपांड ही नहीं हो पाया। ठीक है, आई होप यहाँ तक हम समझ चुके हैं वसुदेव कुटुंबकम के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन से तरीके से हमारे में यू कैन से क्लासिफिकेशन हो रहा है या फिर डिवीजन हो रहा है। तो देर आर टू मेजर टाइप ऑफ सिमिलैरिटीज़ विच यू कैन ऑब्जर्व। एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल में एच होता है कैपिटल वर्ड, तो कैपिटल एच जो है उसी से तुम मीनिंग समझ लो। ये जो आपका कैपिटल एच है ना, उससे ही आपको मीनिंग समझना है। ये जो एच है ये कैसे दिखता है? ऐसा। तो एच का मतलब होता है कि सामने सामने में, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो हॉरिजॉन्टल जो आप सिमिलैरिटी देख रहे हो ना, ये हॉरिजॉन्टल व्यूज़ भी जो आप देख रहे हो, तो इसके अंदर ऐसा सिमिलैरिटी होता है जो कि सेम जनरेशन में पाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मॉम है, डैड है और उनके बच्चे हुए 2, तो सिबलिंग्स के बीच में जो सिमिलैरिटी है ना, उसको हम हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी बोलते हैं। मतलब साथ में सेम जनरेशन, इसीलिए उसका दूसरा नाम भी क्या है? इंट्रा जनरेशन, यानी कि उसी स्पेसिफिक जनरेशन के अंदर जो सिमिलैरिटीज़ हमें मिल रही है वो। अब अगर हम लोग वर्टिकल का बात करें तो इसका जो फर्स्ट लेटर है इट स्टार्ट्स विथ वी। वी मतलब होता है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे यानी कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग का अगर मैं बात करूं तो पेरेंट्स के अंदर जो सिमिलैरिटी है और ऑफस्प्रिंग के अंदर जो सिमिलैरिटी है, ऊपर से नीचे 2 जनरेशन, 2 अलग जनरेशन की बात हो रही है, बस उसको ही हम लोग क्या कहेंगे? वर्टिकल सिमिलैरिटी कहेंगे। अब आप लोग अगर सपोज अपना 11th स्टैंडर्ड का स्टेट बोर्ड का बुक निकाल के बैठोगे तो आप बोलोगे अरे ये टॉपिक तो है ही नहीं, बट वो लोग MCQ पूछते हैं इससे। तो व्हाट हैव डन कि
कि मैंने एनसीईआरटी प्लस आपका स्टेट बोर्ड का बुक दोनों को कंबाइन करके ये पूरा सेशन प्लान किया है। ये चीज़ आप लाइव लेक्चर में नहीं कर सकते क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं, है ना, तो वो अपने पेपर के लिए देख रहे हैं। तो वन शॉट में मैंने ट्राई किया है कि सीबीएसई का जो बच्चा है वो भी देख ले, या कोई ऐसा महाराष्ट्र बोर्ड का बच्चा जो सीबीएसई के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, यानी कि नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, तो उसका भी यहाँ पे सॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको 2 अलग बुक खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, राधा मैम है आपके पास, सब सॉर्ट हो जाना है कि नहीं। तो सिमिलैरिटीज बिटवीन 2 जनरेशंस, दैट इज बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, दैट इज इंटरजनरेशन। तो अगर मैं पेरेंट्स के बीच की बात करूँ तो वो इंटरजनरेशन हो गया। अगर तुम चाहो तो मैं इसको रिप्रेजेंट करके दिखा सकती हूँ। अब मान लीजिए ये डैड है और ये मॉम है, और इन दोनों को ना 2 बच्चे हुए, एक हो गया लड़की और एक हो गया लड़का। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में जो आपको सिमिलैरिटी दिख रही है ना बच्चों, तो ये सिमिलैरिटी को आप कहोगे हॉरिजॉन्टल। लेकिन आपको जो इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी दिख रही है ना, इसको आप कहेंगे वर्टिकल सिमिलैरिटी। सी कितना इजी हो जाता है, बस आपको कुछ कुछ ट्रिक्स याद रखना है और सब चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। अब जितने ऑर्गेनिजम्स हैं ना, अगर तुम इस चीज़ से ऑब्जर्व करो तो दुनिया में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो सेम है। अब कॉमन जेनेटिक मटेरियल यानी कि या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। सारे लोगों में ज़्यादातर डीएनए प्रेजेंट होता है, और वायरसेस में एज ए जेनेटिक मटेरियल क्या प्रेजेंट होता है, तो आरएनए प्रेजेंट होता है। बट इफ़ यू सी, हम सारे लोग कनेक्टेड है एक दूसरे से, रिलेटेड है एक दूसरे से। 10th स्टैंडर्ड का अब अगर तुम लोग एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन याद करो तो सारी चीज़ें एकदम रिलेट हो पा रही है कि नहीं। इसलिए तो कहा जाता है कि बेस ऐसा बनाओ कि तुम अपने नॉलेज को कोरिलेट कर पाओ। तो राइट नाउ वी आर एबल टू रिलेट कि हाँ एग्जैक्टली ये तो पहले ऐसा था। तो इसीलिए हम कहते हैं, जब हमने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था कि यार पिग भी एम्ब्रियो में अपने जैसे ही दिखता है, और हम सारे के सारे तो एक ही ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होके आए हैं, यानी कि प्रोटोप्लाज्म से इवॉल्व होके आए हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट कोई भी तरीके से गलत है? तो मेरे साथ स्टेटमेंट रीड करना, सारे ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बट टू वेरिंग डिग्रीज एज वी ऑल शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल। हम सब रिलेटेड है, बट हमारी फीचर्स, फिर हमारे कैरेक्टर्स, हमारे ट्रेड्स, ये थोड़े थोड़े डिफर करते हैं, है कि नहीं। तो इतना तक हमें समझ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ ये एक ऐसा थियोरी है जिसको जिसके वजह से अर्नेस्ट मेयर एक सुपर हीरो बन चुके थे। सुपर हीरो बन चुके थे मैम, इसका मतलब क्या होता है? तो अर्नेस्ट मेयर को ना 21st सेंचुरी का हम कहते थे कि तू डार्विन है भाई, तू बड़ा स्मार्ट है। क्यों? क्योंकि उसने ना चीज़ों को सॉर्ट कर दिया। उसने सीधा बोल दिया कि रूल है, नेचर का एक रूल है कि हमको सेम स्पीशीज़ के अंदर ब्रीडिंग करना है। अगर हमने ये रूल को अनफॉलो किया या फिर बोला कि नहीं यार आज हम लोग रिबेल बनेंगे, कुछ तो अलग करेंगे, तो नेचर का जो डंडा पड़ता है ना वो बहुत डेंजर डंडा पड़ता है। वो सीधे बोल देगा अच्छा तू शान पट्टी करेगा, रुक मैं तेरे को स्टराइल बना देता हूँ। तो जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज से परे उठा उसको नेचर ने स्टराइल बना दिया, पनिशमेंट दे दिया। वो हमारे पेरेंट्स की तरह अच्छे नहीं होते कि चलो एक गलती कर दिया, 2 गलती कर दिया, 3 गलती माफ़ होती है, 4 गलती तूने गलती की तेरे को भुगतना पड़ेगा। उसके एग्जाम्पल्स भी दिए मैंने जो कि MCQ का एक पार्ट है, तो ध्यान देते चलना। तो अब देखो अर्नेस्ट मेयर जो थे ना, उन्होंने कह दिया, जो कि मैंने हिंदी में अभी आपको बता दिया, कि सारे ऑर्गेनिज्म को खुद के स्पीशीज़ के अंदर में ब्रीडिंग करना है, या यू कैन से रिप्रोडक्शन करना है, कॉपुलेशन करना है। सो उनका स्टेटमेंट, उनके मुंह से निकला हुआ स्टेटमेंट मैं बताती हूँ। तो ऑर्गेनिजम्स इन अ पॉपुलेशन दैट कैन breed together and produce fertile offspring are said to belong to same species। तो
तो जो मैंने बोला इनने, मैंने ऐसे बोला इनने ऐसे करके बोला, तो सेम स्पीशीज़ के लोग ही साथ में ब्रीड कर सकते हैं और वही फर्टाइल होंगे। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो ना, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ही है जो बड़े इंपॉर्टेंट लाई कर रहे हैं। तो कौन से इंपॉर्टेंट लाई कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, ब्रीड टुगेदर, ये दिख रहा है ब्रीड वर्ड, एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये दो वर्ड का बहुत हाई इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इन दोनों वर्ड के ही वजह से हम या तो उस कंडीशन के अंदर या तो हम बाहर लाई कर जाएंगे। अब आपको बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, जैसे डोंकी। अगर मैंने मेल डोंकी लिया और मैंने उसको फीमेल हॉर्स के साथ ब्रीड करवाया तो खच्चर बनाता है। तुम लोगों ने वैष्णो देवी वगैरह अगर गए रहोगे या माथेरान वगैरह साइड, तो वहाँ पे खच्चर देखा होगा। जो खच्चर है ना तुम्हारा, घोड़े की तरह दिखता नहीं है, लेकिन उसकी तरह उसके अंदर स्टैमिना होता है। लेकिन अगर तुम डोंकी जैसा सिचुएशन का बात करो तो वो डोंकी जैसा उसको लुक आता है। बट इनने क्या किया, दो अलग स्पीशीज़ थे, ब्रीडिंग तो हमने करवा दी, हमने हमारे फ़ायदे के वजह से कार्यक्रम तो करवा दिया इन लोगों का, बट ये बेचारे स्टराइल हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने मेल हॉर्स लिया, चलो कुछ तो और तिगड़म करके देखते हैं, क्या पता लड़के को गधा बोल दिया इसलिए नेचर को बुरा लग गया, ओ बड़ी बुरी बात हो गई, चलो कुछ और करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम ना मेल लेते हैं हॉर्स और फीमेल जो है ना डोंकी ले लेते हैं। कुछ नहीं, हाई नहीं बनाएगा, लेकिन रहेगा वो स्टराइल ही, नो डैडी नो मम्मी, दिक्कत हो जानी है। अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। खांसी वैसी रहेगी मेरी। तो अगर मैंने मेल लायन लिया और मैंने फीमेल टाइगर लिया, तो एक बहुत मस्त साउथ इंडियन मूवी है, लाइगर बनाएगा, अगेन स्टराइल। फिर से वही दिक्कत हो जाएगा कि स्टराइल है। स्टराइल है इसका मतलब वो पॉपुलेशन को आगे बढ़ा ही नहीं सकता, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ कर ही नहीं सकता, यानी कि वो वहीं के वहीं रह जाएगा यार, चाहे हम कुछ भी कर लें। बराबर है नहीं बराबर है। अब हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं। चलो क्या मालूम नेचर को अच्छा नहीं लगा, उसको टाइगर आदमी चाहिए तब स्टराइल बनाएगा, तो हमने वो भी करके देखा कि हमने आदमी टाइगर लिया और औरत लायन लिया। पता है क्या बनाया उसने, टाइगर, बट अगेन स्टराइल। तो अर्नेस्ट मेयर कितना विजनरी बंदा था, उसने बोल दिया कि तुम करो, तुम्हें जो मस्ती करना करो, लेकिन द मोमेंट तुमने रूल को अनफॉलो किया, डिसफॉलो किया, उस टाइम पे नेचर तुमको छड़ी मारेगा, स्टराइल बना देगा तुम लोगों को। तो यस, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ की वजह से अर्नेस्ट मेयर को बहुत ज़्यादा फेम मिला और ही डिज़र्व्स दैट फेम, क्योंकि कितना स्मार्ट बात है। और ये ऐसा उनने पॉस्टुलेट दे दिया, ये ऐसा हाइपोथेसिस दे दिया जो अब तक वैलिड है, आगे भी वैलिड रहेगा। अब तुम सोच रहे होगे कि मैम क्यों स्टराइल है ये लोग, तो हमें पता है कि अगर हम क्रोमोसोम्स का बात करें तो अपने अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, बट अगर हम इंटर स्पीशीज़ के जगह इंट्रा स्पीशीज़ की बात करें, दो अलग स्पीशीज़ के बीच में अगर हम ब्रीड करवाने की बात करें, तो उस सिनेरियो में हमको तो ये पता ही नहीं है कि दोनों का क्रोमोसोम क्या है। तो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना, ये डोंकी, हॉर्स, ये जो फलाना ठिकाना हमने किया है, सबके क्रोमोसोम्स ऑड आ रहे थे। तो सिंस क्रोमोसोम्स ऑड तरीके से प्रेजेंट है, तो हम तो फ्यूजन इनका करा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट और मेंशन कर देती हूँ कि ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब हमारे में इवन है, तुम देखो ना, बराबर 46 को आधे आधे में डिवाइड कर सकते हो, ये ऑड लेके बैठे, कैसा होगा, इसके वजह से स्टराइल हो जाते हैं। इसलिए हमें कहा जाता है कि नेचर की सुनो, द मोमेंट तुमने नेचर की नहीं सुनी, छड़ी लेके खड़ा है वो, और वो माफ़ नहीं करता। एक गलती हो, दो गलती हो, माफ़ ही नहीं करता। ऐसे नहीं होगा कि पहली बार म्यूल बनाया, चल जो चलेगा, गलती की है, अब तेरे को सज़ा मिलेगी, स्टराइल है तू। तो ये जो खच्चर वच्चर देखते हो सब स्टराइल है ये लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर तुम देखो तो हम समझते हैं कि भाई लिविंग होता क्या है। सबसे पहला तो भाई चीज़ वही है कि लिविंग कैसे बोल दूँ मैं कि ये चीज़ लिविंग है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि हाँ ये चीज़ अगर वो कर रहा है तो वो पक्का लिविंग है, उसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तुम ना शब्दों को समझो, बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट शब्दों को समझना मैन। शब्द समझ गए ना, चीज़ें एकदम दिमाग में कंठस्थ हो जानी, भूलोगे नहीं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो है रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, फिर उसके अंदर एक्सक्रीशन भी हो गया तुम लोगों का। तो ये सब चीज़ें जो है ये कुछ ऐसे प्रोसेस है कि अगर मैंने नहीं किया तो मेरे तो लग जाने, मैं तो गई, आई विल बी डेड।
अब फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रही हूँ कि यार मैंने ना ताज होटल से आज खाना खाया है, बहुत खर्चा हो गया, 15-20 हज़ार उड़ा दिए मैंने, एक काम करती हूँ मैं आज ना, मैं डाइजेशन ही नहीं करती, तो कैसे खाना मेरे पेट के अंदर रहेगा, सब बच जाएगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। चलो तुमने बोला अब मैं डाइजेस्ट तो हो गया, लेकिन मैं इसको एक्सक्रीट आउट नहीं करूँगी, एटलीस्ट मेरे पेट में तो रहे, इतना महंगा खाना था, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बताओ क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पे? क्योंकि वो तुम्हारे पेट के अंदर में ना जो अमोनिया एकदम डीजे पार्टी करेगा, ऐसा लगेगा उसको कि सैटरडे का वीकेंड है और गाना गा रहा है वो, सैटरडे सैटरडे, तो इसके वजह से अलाउ नहीं होता वो। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या कुछ ऐसे लाइफ प्रोसेस है जो हमने अगर नहीं किया ना तो हम मर जाएंगे। तो वही तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का खेल होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कुछ ये है, अगर दिखा रहे तो वो लिविंग है, बट स्टिल देर आर मेनी एक्सेप्शंस। अब तुम देखोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाए कि बायोलॉजी हो जाए, एक्सेप्शंस तो हर जगह, क्योंकि नेचर ने बोला नहीं था कि तुम मुझे फॉर्मुलेट करो, वी ट्राइड टू फॉर्मुलेट द नेचर। तो अब क्या क्या डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं? तो पहले मैं ये बता दूं कि डिफाइनिंग फीचर्स और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स का मतलब क्या होता है। डिफाइनिंग फीचर्स का मतलब होता है कि अगर वो लिविंग है तो 100% उसमें वो होना ही चाहिए, मैं इसके अंदर कोई एरर जो है मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स का मतलब क्या होता है कि लिविंग करते हैं बट सब लिविंग नहीं करते, तो मैं उसको ये फीचर नहीं बोलूँगी कि ये तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकती मैं। तो अब मैं ना डिफाइनिंग फीचर के पास चलती हूँ। डिफाइनिंग फीचर्स मतलब ऐसे डिफरेंशिएटिंग फीचर, ऐसे कुछ फीचर्स जो कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सीधा अलग करके रख दे, बोल दे कि भाई अलग हो गया है, डिफरेंट। अब डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं? जो कि प्रेजेंट होने चाहिए 100% उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में, विदाउट एक्सेप्शन, एंड शेल नॉट बी प्रेजेंट इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब एक बात बताओ, क्या ये पेन रेस्पिरेशन करता है? क्या ये पेन रिस्पॉन्ड करेगा अगर मैंने इसको चाटे मार दिए? लेकिन इसी जगह कोई और बंदा रहेगा, उसको मैंने चाटा मारा, नहीं मेरे मुंह पे आके चाटा मारेगा। सब गांधी जी तो होते नहीं है कि एक गाल लाया तो दूसरा गाल भी बढ़ा दूँ, रिस्पॉन्ड करते हैं ना। वो भी उनका माइंडसेट इतना अच्छा था कि सामने वाले को चिढ़ दिला सके। हम इतने भाई पेशेंस वाले लोग नहीं, हमको किसी ने एक चाटा मारा हम 4 चाटा मार लें, क्योंकि हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं यार, वैसे सीन है अपना। तो अब इसके अंदर कौन से डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं जो कि 100% सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही अंदर रिच होते हैं? तो दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का ना बड़ा फंडा है, ये जो पूरा डाइट इंडस्ट्री है ना भाई, पैसे छाप रहा है मेटाबॉलिज्म के ऊपर। चलो मैं तुम्हारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता हूँ, तुम मुझे कितना 6000 का कुछ रेंज चालो वो दे दो, तुम्हारा गट क्लेंस हो जाएगा। सब मेटाबॉलिज्म का खेल है भैया। तुम्हें ब्लोटिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब कुछ मेटाबॉलिज्म का खेल है। और ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकता है। कोई पेन, कोई किताब, कोई कैमरा, कोई बोर्ड, कोई पैंट, ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। कोई घड़ी भी नहीं कर सकता। बट राधा मैम कर सकती है बिकॉज शी इज़ लिविंग। मेरे पूकीज कर सकते हैं बिकॉज यू ऑल आर लिविंग, है कि नहीं? तो मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का अगर मैं बात करूं तो मेरे बॉडी के अंदर सेल है, सेल झुंड बना के बना लेते हैं, टिश्यू वो झुंड बना के बना लेते हैं, ऑर्गन वो झुंड बना के बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और ये सब झुंड बना के बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। तो ये जो तुम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी देख रहे हो, ये भी डिफाइनिंग फीचर हो जाता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब कॉन्शियसनेस क्या होता है? तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि मैं अवेयर हूँ कि मेरे सराउंडिंग में क्या चल रहा है। अब तुम समझ लो कि मेरे में ना कॉन्शियसनेस ही नहीं है, ठीक है, और मैं यहाँ लेक्चर ले रही हूँ, और अभी देखो राइट नाउ इट इज़ 4:20 और मेरा लेक्चर है शार्प 6 बजे लाइव, ठीक है। मेरे को कॉन्शियसनेस नहीं है कि टाइम हो रहा है, तो मेरा लेक्चर मिस हो जाएगा। वन शॉट के चक्कर में लाइव लेक्चर मिस हो जाएगा। बेचारे 12वीं वाले अपना सर फोड़ेंगे कि मैम किधर है, मैम किधर है, सैड हो जाएंगे ना वो लोग। ऑलरेडी कल लेक्चर कैंसिल था, सैड थे ही वो लोग, फिर सैड थोड़ी करने का उठने को। इसको ही तो कॉन्शियसनेस बोलते हैं। या समझ लो तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारे घर के बाहर वाले बिल्डिंग में, तुम मेरे पूकीज हो, तुम लोग सेव रहने चाहिए, वहाँ पे समझ लो आग लग गई है, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम घर में बैठे हो, तो ये तो गलत हो गया। या फिर समझ लो कि तुम फ़ोन चला रहे हो और वहाँ पे गरम पतीला पड़ा है,
तुमने वो गर्म पतीले को टच किया तो तुम अपना हाथ पीछे लेके जाओगे ना, तो यही तो कॉन्शियसनेस होता है। अब ये एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो कर नहीं पाएगा, नहीं तो पकड़ भी बोलता आउच लग गई, ऐसे तो नहीं बोलता पकड़, है ना। तो ये सब कुछ डिफाइनिंग फीचर होता है। बाय द वे ये नोट्स मैं तुम लोगों को भेज दूंगी, तो उसका टेंशन वेंशन मत लेना, बस तुम पढ़ते जाओ और नोट्स बनाते जाओ। अब हम लोग पहला सेक्शन ऑफ PYQs देखेंगे, जो जो चीज़ें हमने अब तक पढ़ी है उसके ऊपर ही PYQ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो फर्स्ट इज लिविंग थिंग्स ग्रो विथ इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल्स। ऑप्शन 2 या फिर स्टेटमेंट 2, मेटाबॉलिज्म इज अ 2-staged प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन थर्ड, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज अ ट्रेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मुझे क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। इसका मतलब अगर एस आ गया स्टेटमेंट्स में, प्लूरल का बात करूँ मतलब कितने भी स्टेटमेंट्स ले सकते हैं हम, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ओनली 1 कि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड में बोला ओनली 2 कि सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें बोल रहा है 1 और 2 करेक्ट है और डी में बोल रहा है सब करेक्ट है भाई। तो अब वेरीफाई करो, तो आंसर डेफिनेटली डी आएगा क्योंकि सब करेक्ट है। तो ध्यान देखो, अब लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं विथ इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल्स, क्या ये गलत है? ग्रोथ का मतलब क्या होता है? मास इंक्रीज होना और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना, यानी कि किसके बारे में बात चल रही है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो गलत बात तो है ही नहीं, एकदम करेक्ट बात है, तो ये बात भी सही है। अगर मैं सेकंड का बात करूँ तो मेटाबॉलिज्म इज अ 2-stage प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो है ना वो 2 चीज़ों पे बटा हुआ है, एक होता है एनाबॉलिज्म जो कि हम आगे पढ़ेंगे और एक होता है कैटाबॉलिज्म। तो ये बात भी एकदम सही हो गई, 100% सत्य बात है ये। अब मैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई की बात कर रही हूँ, तो अगर यहाँ पे गर्म पतीला रखा है, मैंने हाथ डाल दिया, तो मैं मेरा हाथ पीछे डेफिनेटली लेके जाऊंगी, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो ये भी एक ट्रेट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उसी जगह मेरा पेन तो ये नहीं कर पाएगा, है कि नहीं, ना तुम्हारा पेन कर पाएगा। तो ये बात भी एकदम सही 100% सत्य बात हो गई। इसके वजह से तीनों स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्ट है। ईजी। देखो बायोलॉजी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें तुम उसको किस तरीके से पढ़ के एनालाइज करके अपने कॉन्सेप्ट्स को डाल पाते हो ना, बस उतना ही खेला है भाई। क्या टफ था क्या वो? इजी तो था, बिना पढ़े आ जाता तुमको। नेक्स्ट, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ। डिफरेंशिएट करना, अब कौन से बेसिस पे ध्यान देना? ए रिप्रोडक्शन, बी ग्रोथ एंड मूवमेंट, सी इंटरैक्शन एंड एनवायरनमेंट, एंड ऑप्शन अगर डी का बात करो तो रिस्पॉन्सिवनेस। तो किससे एकदम डिफरेंशिएट हो जाता है? तो अगर मैं रिप्रोडक्शन का बात करूँ तो मुझे एक बात बताओ, जो स्टराइल है वो लोग तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जैसे तुम्हारे हनी बीज हो गए, जैसे इनफर्टाइल कपल्स हो गए, या फिर वो जो हमने नेचर के साथ मस्ती किया था, वो छड़ी लेके पीछे आया था म्यूल व्यूल, वो लोग भी लिविंग है बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। दूसरा, अगर मैं ग्रोथ और मूवमेंट देखूँ तो मूव तो ये मेरा पंखा भी कर रहा है, ये ले कर दिया मैंने मूव। अगर तुम लोगों को ऊपर से रिफ्लेक्शन दिख रहा है रिफ्लेक्शन, तो ये भी मूव कर रहा है। फिर उसके बाद में ग्रोथ तो एक पहाड़ के टीले का भी हो रहा है, लिविंग है वो? नहीं है लिविंग। पंखा लिविंग है? नहीं है लिविंग। तो ये भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। हाँ डेफिनेटली प्रेजेंट है, लिविंग में प्रेजेंट है, बट अलग नहीं कर रहा वो उसको। अब मैं तीसरा देखूँ तो इंटरैक्शन एंड एनवायरनमेंट मतलब इन्वायरमेंट के साथ मैं इंटरैक्ट कर पा रही हूँ क्या, ये डिफाइनिंग फीचर है। तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो इंटरैक्ट कर रहे हैं, सॉइल इंटरैक्ट कर रहा है कि नहीं आपके सीड के साथ, तो ये नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया, नहीं हो गया, है ना। अब मैं ऑप्शन डी का अगर बात करूँ तो ऑप्शन डी में आता है आपका कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। तो कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस में क्या होता है, मैं कॉन्शियस हूँ अपने सराउंडिंग के ऊपर और मैंने वो चीज़ को देख के रिस्पॉन्ड किया, किसने मेरे को चाटा लगा, मैं दूसरा गाल आगे करने की जगह ले 2 चाटा और लगा दी, तो ये मैं कॉन्शियस हूँ, मैं रिस्पॉन्ड कर पा रही हूँ। या तुम लोग माइमोसा प्लांट का बात करो, तुमने अगर माइमोसा प्लांट को टच किया तो उसके लीव्स ऐसे अपने आप बंद हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, तो वो हो गया आप लोगों की एक बात। तो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या आएगा? डी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्रोथ के ऊपर कि ग्रोथ होता क्या है यार, समझते थोड़ा डीपली समझते हैं। तो अब तक ना हमको लग रहा था इस लेवल तक कि ग्रोथ का मतलब क्या ही होता है, मतलब बढ़ रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। तो टू बी ऑनेस्ट नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म
का अकेले फीचर नहीं है। जैसे लास्ट एमसीक्यू में ना तुम लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया आ गया होगा कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये नहीं दिखाते, तो ग्रोथ जो है ना डेफिनेटली सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। तुम ऑब्जर्व करोगे इस स्टेटमेंट में मैंने ये नहीं लिखा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो, मैंने लिखा ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो। तो ऑर्गेनिजम्स में नॉन लिविंग भी आते हैं। अब पहाड़ का टीला रखा हुआ है सालों वर्षों भर, तो उसके ऊपर एकदम डिपोजिशन नहीं हो जाएगा चीज़ों का, उसका हाइट नहीं बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। दूसरा बात में अगर देखो तो मेरा जो मास है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है। मास मतलब जो मेरा वेट है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पे इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स भी हो रहा है, मतलब जो लोग हैं उनका नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे ग्रोथ हो गया, तो फॉर एग्जांपल मैं बैक्टीरिया का बात करूँ, यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल देख लो। अगर मैंने सिंगल बैक्टीरिया लिया है तो वो विजिबल भी नहीं होगा, बट जैसे ही मैं उसको एक प्रॉपर कल्चर में छोड़ दूंगी जिस कल्चर में वो सर्वाइव कर पाए, फिर 8 से 10 घंटे के बाद ना मुझे बैक्टीरियल कॉलोनी दिखेगा जिसका जो रेंज होगा वो 10⁶ to 10�7 तक का होगा। तो हम एटलीस्ट कुछ देख पाएंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एटलीस्ट ग्रीन डॉट दिख रहा है। तो यही होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ना। ग्रोथ की वजह से इंडिविजुअल्स भी बढ़ते हैं। हम दो हमारे दो बढ़ गए ना, 4 हो गए ना, 2 के 4 हो गए कि नहीं। तो डेफिनेटली इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इसका ही मीनिंग होता है आपका ग्रोथ होना। अब मैंने कह दिया सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं। आपके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो कर रहे हैं तो यूनिसेल्यूलर भी ग्रो कर रहे हैं। कैसे ग्रो कर रहे हैं? सेल डिवीजन के थ्रू। अब तुम्हारे दिमाग में ना तिगड़म आता होगा कि सेल डिवीजन होता ही क्यों है। तो तुमको ये केमिस्ट्री का बेसिक रूल पता है कि हर चीज़, केमिस्ट्री छोड़ो तुम्हारी लाइफ का भी रूल है, हर चीज़ ना स्टेबिलिटी की तरफ भागती है। मैं कमा रही हूँ, मुझे स्टेबल होना है। आप पढ़ रहे हो कि आपको स्टेबल होना है। आपके पेरेंट्स कमा रहे हैं कि उनको आपको स्टेबल देखना है, स्टेबल करना है। सब कुछ स्टेबिलिटी की तरफ। केमिस्ट्री का बात करो तो एलिमेंट्स एकदम ऐसे ऐसे हिलता डुलता क्यों रहता है? क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। द मोमेंट उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, शांत एकदम साई ऑफ रिलीफ आ जाता है, वैसे ही सेल डिवीजन का होता है। जैसे ही उसके अंदर कोई चीज़ अनस्टेबल हो जाए ना, वो डिवाइड कर देता है जस्ट टू अटेंड दैट स्टेबिलिटी, बस इसलिए सेल डिवीजन होता है। तो येस, दे आर ग्रोइंग बाय सेल डिवीजन। तो अब ना मेरे को एक चीज़ बतानी है जो 2 डिफाइनिंग सर्कल्स में आपको दिख रही होंगी। जो प्लांट्स है ना वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, मरने तक वो ग्रो ही करते रहते हैं। लेकिन एनिमल्स का ऐसा सीन नहीं होता। एनिमल्स जो है ना वो सर्टन लेवल तक, सर्टन एज तक ग्रो करते हैं। जैसे हमको देख लो, हम 18 से 21 साल में हमारी हाइट वाइट बढ़ना बंद हो जाती है, फिर हम लोग जीन्स को ब्लेम करते हैं, जीन्स खराब है, जीन्स खराब है, जीन्स खराब है। लेकिन सीन क्या है कि हम ग्रो ही नहीं कर पाए, है ना। तो एनिमल्स ग्रो अप टू अ सर्टन एज, डिवीजन ऑकर इन सर्टन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस सेल्स। बराबर दिमाग के अंदर गई है बात। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। हाँ, अब सेल डिवीजन उनमें हो क्यों रहा है? क्योंकि भाई अगर कोई सेल्स लॉस्ट हो गए, मैं गाड़ी चला रही हूँ, नहीं गाड़ी से डर लगता है, मैं रनिंग कर रही हूँ, मैं रनिंग करते करते फ़ोन चला रही हूँ, मैं पॉडकास्ट चेंज कर रही हूँ, ठप्प करके गिर गई मैं, मेरे पैर के ऊपर मेरे को लग गया, चोट वोट लग गया, वहाँ के सेल्स मेरे लॉस हो गए, तो अब मैं क्या करूँगी? तो उस सिनेरियो में मेरा जो बॉडी है, तुम ऑब्जर्व करोगे, फटाक से एक ब्राउन लेयर आ जाता है। कैसे आता है? सेल वहाँ पे आ रहे तभी आता है ना, नहीं तो ऐसा तो नहीं आएगा वो, है कि नहीं। तो डेफिनेटली एनिमल सिर्फ एक एज तक ग्रो करते सब बंद कर देते। इसको तो ये नहीं ना हमारी हाइट बढ़ जाएगी, चोट लगी हाइट बढ़ गई। जब हम छोटे थे तो मम्मी बोलती थी हाँ तुझे चोट लग गई, अब तुम वहाँ से स्ट्रांग हो गया। तो ऐसा नहीं होता, सिर्फ सेल डिवीजन होता है। अब एक नोट करने की बात है कि इंक्रीज इन मास को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि पहाड़ का टीला, वो भी ग्रो कर सकता है। जैसे सपोज तुम लोग 4 महीने के लिए गाँव चले गए, तो तुमने जो धूल तुम्हारे घर पे था ना, धूल के ऊपर डिपोजिशन पर डिपोजिशन, डिपोजिशन पर डिपोजिशन होते जाएगा, और मे बी तुमको क्लियर डिफरेंस दिख गया, तो वो ग्रो हो गया, वो खिड़की ग्रो हो गई, तुम्हारी नहीं हुई ना। तो वो ग्रो तुम बोल तो रहे, डेफिनेटली अगर तुम लोग एकदम टिपिकल उसके डेफिनेशन पे जाओ तो हाँ, मास इंक्रीज हुआ है, उसका वेट बढ़ गया उसका भाई, लेकिन वो लिविंग है क्या? नहीं है। इसके वजह से ग्रोथ जो है वो इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, हम इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं कहेंगे, कतई नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ गया। अब ग्रोथ के ऊपर के PYQs देखते हैं। मुझे 1 मिनट पानी पीने दो, फड़क से देखते हैं, फिर मज़ा आएगा अपने को। जब जब मैं पानी ब्रेक लूँ तब तक तुमने भी
वाटर सिप्स लेना है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रेटेड रहना तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार देख लो रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी मुझे। हाँ चल रही है चल रही है चल रही है, बहुत स्ट्रेस होता है भाई। ठीक है, तो ग्रोथ के ऊपर जो PYQ आया था वो भी देख लेते हैं। तो इन प्लांट्स सेल डिवीजन ऑकर्स डैश वेयर एज इन एनिमल्स इट ऑकर्स डैश। तो ऑप्शन ए अप टू अ सर्टेन एज, क्या प्लांट्स में अप टू अ सर्टेन एज होता है, या यहाँ पे कंटिन्यूसली। ऑप्शन बी कंटिन्यूसली या ओनली अप टू अ सर्टेन एज। ऑप्शन सी कंटिन्यूसली इन बोथ। ऑप्शन डी ओनली अप टू अ सर्टेन एज इन बोथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अभी लास्ट ही स्लाइड में हमने देखा था यार कि प्लांट्स के अंदर कंटिन्यूस ग्रोथ होता है, एनिमल्स के अंदर सर्टेन एज तक होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? तो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट ऑप्शन आएगा बी, कि हाँ भाई प्लांट्स कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं और जो एनिमल्स है वो मस्त एकदम खांसी हुई है मेरे को, सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं। ठीक है, समझ गया, दिमाग के अंदर गया। अब हम लोग दूसरा वाला देखते हैं MCQ जो ग्रोथ के टॉपिक के ऊपर आया था। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ आर, कि कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक है। तुम शब्द देख रहे हो कैसे यूज कर रहे हो, सब तुमको कंफ्यूज करने के लिए, कि ट्विन देख के तुम्हारा दिमाग ही एकदम बौखला जाए, हैं ये तो नहीं पढ़ा था, ये क्या आ गया, मैम ने नहीं पढ़ाया था, मैम ने पढ़ाया तो तुम पढ़ नहीं पाए, वो वाला सीन है। अपनी बुराई थोड़ी करूंगी, तो ध्यान दो, मतलब कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूछ रहा है। The twin characteristics of growth are: first statement, increase in mass organization, increase in number of individuals, cellular organization, cellular differentiation। अब बताओ क्या आएगा? ऑप्शन ए है 1 और 2 सही, ऑप्शन बी है 1 and 4 सही, ऑप्शन सी है 1 and 3 सही, एंड ऑप्शन डी है कहाँ गया 2 and 4 सही। तो लास्ट स्लाइड में, मतलब PYQ के पहले वाले स्लाइड में हमने देखा था कि ऐसे करके मैंने लिखा था ना कि इंक्रीज इन मास, तो डेफिनेटली यस यहाँ पे ऑप्शन आने वाला है आपका ए, क्योंकि इंक्रीज इन मास होता है पहला कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ का और साथ साथ में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पढ़ते हैं, हम दो हमारे दो, तो एकदम से सटीक बात हो गई है कि नहीं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। धीरे धीरे करके तुमने वो एरियाना ग्रांडे का वो गाना सुना है, थैंक यू नेक्स्ट, वैसे ही हो गया, हम एक एक फीचर देख रहे हैं उसको गलत है तू निकल तो अब हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, उस शब्द को ना हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। री का मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। तो अगेन क्या हो रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग? तो हम लोग ना प्री एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनिज्म है ना उसके ही हेल्प से नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिजम्स या प्रोजेनी भी कहा जाता है ऑफस्प्रिंग को, आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वंस, यानी कि पेरेंट्स में से ही आते हैं, वो चीज़ को एग्जिस्ट करना चाहिए। अब जैसे कि हम 5th चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि जब सब लोग बोल रहे थे श्वॉन और स्क्लेडन को कि चल चल तूने बोल दिया सब चीज़ सेल से और सेल के प्रोडक्ट से बना है, मैं कैसे मानूँ, सेल किससे बना है बता। तो 1855 में जब वर्को साहब आए थे उन्होंने चीज़ें क्लैरिफाई की थी ना कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, तो उस हिसाब से जितने भी सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग वन से बने। तो जब एक न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है वो भी तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है ना, तो बस प्री एग्जिस्टिंग वन से बन चुके हैं बट यहाँ पे फिर एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन आके बोल दिया नॉटी, मैं बताता हूँ कि रिप्रोडक्शन भी नहीं है, थैंक यू नेक्स्ट होने वाला है। तो सम ऑर्गेनिज्म जैसे कि म्यूल्स हो गए, खच्चर, फिर इनफर्टाइल कपल्स हो गए, ऐसे कपल्स जिनके अंदर कुछ म्यूटेशन के वजह से वो इनफर्टाइल है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको हम लोग इनफर्टाइल कपल्स बोलते हैं। या वर्कर बीज हो गए, वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। मैम वर्कर बीज क्यों नहीं कर सकते? तो अब तुम लोगों को पता होगा कि हायरार्की तरीके से उनका जो हनी कोम रहता है वैसा रहता है। अब उसके अंदर क्या सीन है पता है तुम लोगों को? जो वर्कर बीज है ना उनमें से, मतलब सारे फीमेल जो बीज है उसमें से सिर्फ क्वीन बी जो है वही रिप्रोड्यूस कर सकती है, वही कॉपुलेट कर सकती है। बाकी ये वर्कर बीज का काम है सिर्फ काम धंधा करना। उनका माइंडसेट वैसा बना दिया जाता है कि तू इनफर्टाइल है दीदी, वो हो ना हो उसके दिमाग में बैठ जाता है मैं इनफर्टाइल हूँ वैसा। तो वर्कर बीज भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये होता है क्या ये लोग जिंदा विंदा नहीं है ना भाई, जिंदा है ना। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन भी जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है यार,
वो डिफाइनिंग फीचर है ही नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लो फिर से हमने बोल दिया थैंक यू, नेक्स्ट। अब देखते आगे क्या सिनेरियोज है। तो रिप्रोडक्शन के ऊपर हम लोग कुछ PYQs देख लेते हैं, थोड़ा हायर लेवल का PYQ है, ध्यान देना, एकदम टाइम पास के बिना ध्यान देना। तो मैच द फॉलोइंग करना है, इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे बाय द वे पेपर में, फिर बोलना नहीं मैम ने नहीं बताया। प्लेनेरिया, फंगाई, ईस्ट, अमीबा, कौन कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा वो बताना है। तो अब हम लोग देखते हैं प्लेनेरिया क्या करता है मोस्टली। तो प्लेनेरिया जो है ना रीजनरेशन करता है, पूरा बॉडी उसका रीजनरेट होता है। तो पहले देखते हैं कि किसके अंदर फोर्थ ऑप्शन दिया है। तो दिख रहा है यहाँ पे बी के अंदर में फोर्थ ऑप्शन दिया है, बाकी सब में अलग अलग ऑप्शन दिया है। बस ऐसे ही तो आपको एलिमिनेट करना है। मुझे टाइम लगा, लिटरली मुझे सिर्फ पेन तुमको दिखाने के लिए लगा, कुछ और मेहनत लगी है। मैंने एक को देखा, मैंने देखा कोई भी ऐसा है जिसने फोर्थ दिया, हाँ इसके बाद होता तो मैं सेकंड के ऊपर स्विच करती। तो कभी कभी इस तरीके से भी आपको आना चाहिए। अब देखो सारी चीज़ें मैच कर रही है कि नहीं। प्लेनेरिया क्या करता है, तो ट्रू रीजनरेशन, पूरा शरीर रीजनरेट कर सकता है। फिर उसके बाद में फंगाई जो है वो बाइनरी फिजन करता है, ठीक है। ईस्ट क्या करता है, तो ईस्ट जो है आपका बडिंग कर लेगा। उसके बाद में अमीबा जो है वो आपका बाइनरी फिशन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम प्रॉपर ऑप्शन बैठ गया कि प्लेनेरिया रीजनरेट्स, फंगाई वाया स्पोर्स, ईस्ट बडिंग, अमीबा फिशन, बैठ गया। इजी, एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब तुम अगर ऑब्जर्व करोगे रिप्रोडक्शन का इनका कॉन्टेक्स्ट क्या था और क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, तुम मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तुम पेपर देने जाओगे तब तो तुम्हारे 11 12 दोनों पढ़ के हो गया होगा। बट इस चैप्टर का वो क्वेश्चन है, तो ऐसे फिरकी लेते हैं तुम्हारी, तुम्हें फंसना नहीं है। वो तो एक मम्मी ना एक डायलॉग बोलती है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा लेकिन तुम फंसना नहीं। वही नीट NTA वाले आएंगे जाल बिछाएंगे लेकिन तुम फंसना नहीं। फंस गए तो बस वहीं रह के सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तुम्हारा। दूसरा देखो, तो रीड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 ध्यान देना, जब ऐसे स्टेटमेंट 1 वाले आए ना मतलब तुम्हारी फिरकी लेने वाले, याद रखना बहुत कंफ्यूजन वाला रहता है। अब जो CBSE वाले बच्चे उनको तो पता है ये क्या फिरकी लेते हैं लोग, बहुत गंदे लोग हैं। स्टेटमेंट 1, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, म्यूल्स, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। अब ऑप्शन ए देखो, बोथ ट्रू and statement 2 explains statement 1. Both true but statement 2 does not explain statement 1. Option C, statement 1 is true, statement 2 is false. Option D बोल रहा है both false. चल निकल। अब तुम ध्यान दो, इसमें क्या पूछ रहा पता है कि इसमें assertion क्या है, रीजनिंग क्या है। दिमाग पे घंटी बजी assertion रीजनिंग की कि कुछ तो सुना सुना सा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, मतलब मेरे को बोला असर्शन, तो रिप्रोडक्शन को मैं क्यों कंसिडर नहीं कर सकती, क्योंकि ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कि दोनों ट्रू है और बराबर स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एकदम सटीक बात हो गई, कोई गलती नहीं हो गई इस बात में, है कि नहीं। अब आगे देखो, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब मेटाबॉलिज्म का मैंने आपको पहले ही कहा कि दुनिया में बड़ा झोल चालू है, दुनिया में बड़ा चीज़ें चल रही है रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म। अब तक ना तुमने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं खाते यार, फिर भी मोटे हो जाते हैं। भेजस लो हवा, मतलब मेरे को ऐसा फील होता है ये AC चल रहा है ना, इसकी वजह से मैं मोटी हो सकती हूँ, ऐसा मेरा माइंडसेट हो गया है। और कुछ लोग होते हैं 4 रोटी दबा के एकदम बटर लगा के खा रहे हैं, फिर पिज़्ज़ा खाए जा रहे हैं, बर्गर, कुछ नहीं होता उनको, मोटे नहीं होते, एकदम पतले सुकड़े, एकदम लोई लोई से है। क्यों भाई, क्यों? हम फिर क्या बोलते हैं, इसका मेटाबॉलिज्म बड़ा फास्ट है, अपना मेटाबॉलिज्म बड़ा स्लो है। लेकिन भैया मेटाबॉलिज्म है क्या? तो मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, 2 बड़े रिएक्शंस का सम है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। जब भी एना का बात आए तो एना एक अच्छी लड़की है जो कि घर को जोड़ने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे ना चीज़ें बन रही है, बनना। और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कैट को तुम अगर ऑब्जर्व करोगे ना ध्यान से, कैट लवर्स ऑफेंड नहीं होना, और चीज़ों को खोदती रहती है यार, उसको चीज़ तोड़ना बहुत मज़ा आता है। तो कैटाबॉलिज्म से कैट याद रखो, यानी कि चीज़ें तोड़ रही है। तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है ना, ये सम है, ये एक टोटल है किसका, तो सारे केमिकल रिएक्शंस का ऑकरिंग इन एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी। जितने ऑर्गेनिजम्स है ना, सबके बॉडी के अंदर जितने रिएक्शंस हो रहे हैं, बस उसका ही सम टोटल है।
तो अब अगर मैं सपोज एक चीज़ तुमको फिरकी देने के लिए बोल रही हूँ कि तुम्हें एग्ज़ाम वाला ना फिरकी दे दे, तो एक बात बताओ मैम, अगर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ये मिलकर मेटाबॉलिज्म बन रहे हैं और मैं बोल रही हूँ ये लिविंग है, तो अगर मैंने ये टेस्ट ट्यूब के अंदर किया, जैसे तुम लोगों ने टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में सुना होगा, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सुना है कि नहीं सुना है, तो क्या इस सिनेरियो में मैं उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को लिविंग बोलूँगी? तो देखो डेफिनेटली ये जो टेस्ट ट्यूब में हो रहा है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है इसको इन विट्रो रिएक्शंस बोल रहे हैं। अब ये रिएक्शन जो है वो सिमिलर है जो हमारे बॉडी में हो रहा है, जोड़ना और तोड़ना ही तो है यार, वही तो सेम चीज़ मैंने बस बॉडी के अंदर एक टेस्ट ट्यूब में कर दी, क्या डिफरेंस हो गया इनके अंदर? तो ये जो है ना, हाँ डेफिनेटली लिविंग रिएक्शन है, बट जब हम इसको क्लासीफाई करने जाएंगे ना रिएक्शन को, तो ना हम इसको कम्प्लीटली लिविंग बोल सकते ना नॉन लिविंग बोल सकते, क्योंकि इंसान के अंदर थोड़ी ना हो रहा है, हमारे अंदर नहीं हो रहा, हम एक्सटर्नल फीचर्स के थ्रू एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म करवा रहे हैं। बट एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म हो भी रहा है तो मैं नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकती, तो बीच का बंदर बन जाता है। इसलिए IVF पूरा का पूरा बच्चा बन के टेस्ट ट्यूब में नहीं बन जाता है, आगे के प्रोसेस के लिए ना फीमेल के बॉडी के अंदर उसको इम्प्लांट किया जाता है। बराबर है नहीं बराबर है? तो अगर मैं मेटाबॉलिज्म को अच्छे से समझने की कोशिश करूँ तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का सम है। एनाबॉलिज्म क्या होता है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, वही आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब जब कोई चीज़ बनती है ना तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि जिसके अंदर हीट आ रहा है, हीट वो बाहर नहीं छोड़ रहा। अब कैटाबॉलिज्म में क्या होता है आपने जो खाना खाया वो खाना बाद में टूट रहा है सो दैट अपने को एनर्जी मिल पाए, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे एग्जांपल ले लो कि आप लोगों ने ना प्रोटीन खाया, ठीक है, अब वो प्रोटीन से मेरे को एनर्जी चाहिए था, तो वो प्रोटीन टूटने के बाद अमीनो एसिड बना, तो प्रोटीन से अमीनो एसिड बनना इज कैटाबॉलिज्म। लेकिन बहुत सारे अमीनो एसिड से मिल के प्रोटीन बन जाना इज नथिंग बट योर एनाबॉलिज्म। अब जब ये दोनों चीज़ें साथ में हो रही है कि मेरा चीज़ टूट भी रहा है, मेरा चीज़ बन भी रहा है, ले मिला के हो गया आप लोगों का मेटाबॉलिज्म। तो जब तुम कहते हो ना कि इस बंदे का मेटाबॉलिज्म हाई है, इस बंदे का मेटाबॉलिज्म लो है, तो बेसिकली तुम ये बोल रहे हो या तो उसका कैटाबॉलिज्म हाई है, मतलब कि चीज़ें टूट नहीं रही है, या तो चीज़ें बन नहीं रही है, ये दिक्कत होता है उनका। मोस्ट ऑफ द केसेस में कैटाबॉलिज्म का दिक्कत आता है कि खाने डाइजेस्ट नहीं हो रहा। कोई कोई होता है जो हर दिन सुबह सुबह फ्रेश होके आता है, कोई कोई होता है 7 दिन लग जाता है, भाई फ्रेश ही नहीं हो रहा, गट की वाट लग गई है। उस टाइम पे फिर ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वाले लोग होते हैं ना, ये लोग अपना दिमाग लगाते हैं, ओहो लोगों का पेट साफ नहीं हो रहा, चलो कौन सा टर्म यूज़ करें, मेटाबॉलिज्म, क्लेंस योर गट विथ योर मेटाबॉलिक बॉडी, ऐसे चालू कर देते वो लोग। तो तुम खुद से भी कर सकते हो यार, तुम्हें खाली फाइबर खाना है, चीज़ें ऐसी ऐसी खानी जिसकी वजह से तुम्हारा डाइजेशन प्रमोट हो तो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, ठीक है। तो क्या टेस्ट ट्यूब के अंदर किया हुआ रिएक्शन, सिमिलर रिएक्शन अगर मैंने रेप्लिकेट किया तो वो लिविंग है? ना जी ना, बट नॉन लिविंग भी नहीं है क्योंकि रिएक्शन तो वही कर रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इनको डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। जैसे हम इसको कम्प्लीटली लिविंग नहीं बोल पाए, तो इससे तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि मजाक नहीं है यार मेटाबॉलिज्म करना, एक जिंदा इंसान चाहिए तो ही मेटाबॉलिज्म हो सकता है। बराबर है नहीं बराबर है? तो येस इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। तो इस बार हमने थैंक यू नेक्स्ट तो किया, लेकिन लॉजिकल तरीके से। अब हम लोग चलते हैं कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस पे। अब कॉन्शियसनेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कॉमनली हर जिंदा ऑर्गेनिज्म में देखा जाएगा, बट व्हेन यू टॉक अबाउट सेल्फ कॉन्शियसनेस ये हायर ऑर्गेनिज्म में देखा जाएगा, यानी कि हम जब खुद की बात करेंगे ना तब की बात है। कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग फीचर है, बट आपका जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जैसे कि मैंने बोला कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है, तो वो नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया, ठीक है। अब है क्या ये वो देखते हैं। तो कॉन्शियसनेस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड बट बड़ा ऑब्वियस फीचर है। जैसे कि मैं अवेयर हूँ कि मेरे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, एसी चल रहा है, मेरे को ठंडी लग रही है, चल टन 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 कम कर दिया, मेरे को गर्मी लग रही है, टन 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 एसी चालू कर दिया, लाइट नहीं आ रही, लाइट चालू कर दिया, बहुत लाइट आ रही, लाइट बंद कर दिया, आँख दर्द हो रहा है, चश्मा लगा लिया, चश्मा लगा के आँख हटा दिया, आग लग गई, भाग गई मैं यहाँ से। तो आई एम अवेयर कि मेरे सराउंडिंग में क्या चल रहा है ना। तो एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू बी अवेयर ऑफ इट्स सराउंडिंग इज नथिंग बट कॉन्शियसनेस। हर ऑर्गेनिज्म ये करता है, बिल्ली भी यही करता है, बिल्ली के सामने पुश कर दो या प्स 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 प्स, हिल जाएगा वहाँ से। तुम कुत्ते के सामने फिर वैसे थोड़ा हाई इंटेंसिटी का आवाज़ करो तो वो समझ जाएगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो सराउंडिंग
क्या हो रहा है एग्जैक्टली तो समझना, चीज़ों को सेंस करना कि मेरे इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस है और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना। मैंने सेंस कर लिया खतरा है मेरे आजू बाजू, अब वही खतरे के ऊपर मैं रिस्पॉन्ड करूँगी। अब ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये 3 अलग अलग तरीके से होता है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल तरीके से। फिजिकल यानी कि कुछ तो ऐसा होने वाला है जो मेरे फिजिकल अपीयरेंस या मेरे फिजिकल चीज़ों के ऊपर इफेक्ट करेगा। केमिकल यानी कि अंदर में कोई कुछ तो डाल रहा है तो मेरे को समझ आ रहा है और मैं रिस्पॉन्ड कर पा रही हूँ। जैसे बहुत लोग अभी जैसे सपोज तुमको कोई तो बीमारी हुई है, तुमने इंजेक्शन ले लिया, तो वो इंजेक्शन की वजह से तुम्हारा बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, कॉन्शियसनेस। बायोलॉजिकल, आजू बाजू कोई तो चीज़ें चल रही है, लिविंग चीज़ें, उस रिलेटेड मैंने अगर कुछ रिस्पॉन्ड कर दिया, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हर ऑर्गेनिज्म करता है। छोटा ऑर्गेनिज्म हो जाए, बड़ा ऑर्गेनिज्म है, पेड़ भी करते हैं। जहाँ पे उनको सन दिखा, फोटोट्रॉफिक मूवमेंट चल रही है वहाँ पे। जहाँ पे उनको धरती दिखा, जहाँ पे उनको वाटर दिखा, तो या तो जियोट्रॉफिक मूवमेंट या तो हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट कर देते हैं। या अगर केमिकल्स डाला मैंने तो कीमोट्रॉफिक मूवमेंट कर देते हैं। तो तुम ऑब्जर्व करो, सारे ऑर्गेनिजम्स ये फॉलो कर रहे हैं, चाहे जो एक जगह पे खड़े, चाहे जो हमारे जैसे ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, सबके सब कर रहे हैं। बट अब हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्शियसनेस का। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है। क्यों है नॉन डिफाइनिंग फीचर, वो देखते हैं। क्योंकि सिर्फ ना ये ह्यूमंस कर पाते हैं, एज ओनली ह्यूमंस आर अवेयर ऑफ देमसेल्फ। सिर्फ हमको पता है रे कि हम क्या है। जैसे एक सेल्फ अवेयरनेस होता है ना कि मैं तो टॉपर हूँ, मैंने लाई थी 95, इस बार भी लाऊंगा 95। अब देखूंगा मैं राधा मैम को वन शॉट, देखता हूँ कौन मेरा हाथ पकड़ पाएगा। 95 तो आना ही चाहिए। तो ये जो है ना, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस, खुद के तरफ अवेयर होना। या फिर मैं पार्टी में जा रहा हूँ तो मैं सत्संग के कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं सत्संग में जा रहा हूँ तो मैं मिड्डी स्कर्ट नहीं पहन सकती। तो ये सब चीज़ें जो खुद के रिलेटेड अवेयरनेस होती है ना, उसको हम लोग सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक कोमा का एग्जाम्पल लेती हूँ। जब बंदा कोमा में है तो उसको कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती। इसलिए तो हम कहते हैं कि कोमा में जो बंदा है वो ब्रेन डेड इंसान है, मतलब उसका दिमाग ही बंद पड़ गया यार, बेचारे को कुछ नहीं समझ आ रहा है उसके आसपास क्या चालू है। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। जो आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस है उसको हमने कह दिया थैंक यू, नेक्स्ट। बट जो कॉन्शियसनेस है दैट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। तो ये कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स के बारे में हमने अभी जमा कर रखा जो फीचर्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाते हैं दोस्तों। तो हम समझ पा रहे कि व्हाट इज़ लिविंग। तुम स्टार्टिंग में सोच रहे हो कि ये क्या फंडा है भाई, क्या लिविंग क्या नॉन लिविंग पढ़ा रही है। बट तुम ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं हमें ये पता चल रहा है कि एक चीज़ को लिविंग बोलने के लिए भी बड़े फंडे हैं, बड़े लोचे हैं, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो अब PYQs देखते हैं रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। जैसे रिगार्डिंग रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन ऑर्गेनिजम्स। अब ए देखो, स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिर ऑप्शन बी, फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स ऑल कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड। अब किसके ऊपर है, एक्सटर्नल स्टिमुलस के ऊपर है। देखो, कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्सिवनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। अब तुम ऑब्जर्व करो, स्टिमुलाई जो है फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल होता है। ये वाला पॉइंट मैंने ऐसे 3 त्रिशूल बना के दिखाया था, तो डेफिनेटली यस, ये बात तो करेक्ट है। दूसरा देखो, प्रोकैरियोट्स से लेके यूकैरियोट्स तक जितने ऑर्गेनिज्म है सब रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, मतलब कॉन्शियसनेस दिखा पाते हैं, इसलिए तो डिफाइनिंग फीचर है वो उसका। तो यस, ये भी करेक्ट बात है। अब मैं सी ऑप्शन देखूँ तो कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्स इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डेफिनेटली यस। बट सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि कुत्ता बिल्ली जो है वो सेल्फ अवेयर थोड़ी होता है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना, ये सब उनको नहीं आता। तो ऑप्शन में डी में देख रही हूँ ना, मैं इनमें से एक चूज़ नहीं कर सकती, लेकिन ऑप्शन डी में बोला सब के सब, तो ले कर लिया मैंने। तो डेफिनेटली ऑल स्टेटमेंट्स होल्ड, यानी कि सब स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, अब इंट्रैक्शन एंड इमर्जेंस का बात करते हैं। ये थोड़ा सा अलग चीज़ हो गया जो तुमने अभी अपने टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ा है, उस रिलेटेड है इंटरेक्शन एंड इमर्जेंस। आई होप यहाँ तक अपने को समझा है। हमने ना डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग की बहुत बड़ी चीज़ पढ़ ली है बाय द लास्ट स्लाइड, और यू कैन से बाय कितवा मिनट, बाय 57th मिनट, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर होने वाले हैं। बट हमने मेजर चंक ऑफ द चैप्टर ख़त्म कर दिया। अब आगे हम देख रहे हैं अदर मेजर चंक विच इज़ इंटरेक्शन एंड इमर्जेंस। तो इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, मैं तुमसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, कभी कभी मैं बीच में क्वेश्चन पूछूँ कि बताओ क्या आंसर है, तुम मुझे आंसर दे रहे हो, तो तुम मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो एग्जैक्टली क्या है, तो देखो जितने लिविंग प्रोसेस है ना वो कोई ना कोई इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है। जैसे सेल का ग्रुप बना तब ना टिश्यू बना,
टिश्यू का ग्रुप बना तब ना ऑर्गन बना, ऑर्गन का ग्रुप बना तब ना ऑर्गन सिस्टम बना, और इतने सारे ऑर्गन सिस्टम की वजह से क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म बना। सही बात है नहीं बात है? तो इंटरेक्शन, जितने लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं सबके अंदर इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, मान लीजिए कि ये सेल्स है, जब ये सेल्स ने इंटरैक्ट किया आपस में तब जाके उनने ऑर्गेनल बनाया। अब इनने इंटरैक्ट किया तब जाके टिश्यू बनाया, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, मतलब आगे जो जो चीज़ें होंगी वो। अब एक बात बताओ, ये सेल से टिश्यू बना, इसका मतलब चीज़ कॉम्प्लेक्स हुई, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसका स्ट्रक्चर बढ़ गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, तो दिस इज इमर्जिंग। तो अब देखते हैं इमर्जेंस होता क्या है। तो इंटरैक्शन एट अ लोअर लेवल ऑलवेज गिव राइज टू इमर्जिंग या एडवांस प्रॉपर्टीज एट हायर लेवल। तो अगर इसी में मेरे को इंटरैक्शन और इमर्जेंस बताना है तो ये देख लो, सेल से ऑर्गेनल बन रहा है, ऑर्गेनल से टिश्यू बन रहा है, इंटरैक्ट हो गया, बट सेल से टिश्यू बना, ये इमर्जिंग हो गया। मतलब लोअर लेवल पे जब कोई चीज़ें इंटरैक्ट करती है ना तो वो इमर्ज करती है, यानी कि एडवांस हो जाता है। तो इमर्जेंस का दूसरा नाम ये भी हो सकता है कि एडवांस होना फीचर्स का, है कि नहीं? सॉर्टेड, दिमाग के अंदर सीपिन हो चुका है। अब देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। भाई यहाँ आते तक अपने को ना बहुत बहुत चीज़ें हमने अभी स्कोर कर ली है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो बाइनोमियल वर्ड है ना उसको ही तुम दो पार्ट में डिवाइड कर दो। बाय यानी कि दो, नोमियल यानी कि नाम के रिलेटेड, और नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण होना तुम लोगों का। तो इन दोनों को मैं साथ में लिख लेती हूँ, नेमिंग। तो दोनों में नेमिंग का मतलब है। अब बाइनोमियल में मैंने दो तो बोल दिया, लेकिन क्या दो? तो फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट में उसको डिवाइड कर सकती हूँ, जीनस एंड स्पीशीज। तो अगर सपोज मैं रूल्स बताना चाहूँ, एक एग्जांपल लेके मैंगो का, तो मैंगो को ना हम लोग नाम से बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम में कहते हैं मैग्नीफेरा इंडिका लिन, ठीक है? तो मैग्नीफेरा, तुम ऑब्जर्व करो, मैंने ना कैपिटल एम लिखा है, तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखा है, तो येस इट इज़ अ रूल कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होता है ना जीनस का वो कैपिटल होता है, और फर्स्ट जो वर्ड है वो हमेशा जीनस होगा, सेकंड वर्ड हमेशा स्पीशीज़ होगा। जैसे हमारे इसमें ऐसे नहीं लिखते राधा चौधरी, नेम एंड सरनेम, वैसे ही इनका सीन है। अब लिन क्यों? क्योंकि इसने ये डिस्कवर किया था। साइंटिस्ट लोग बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं खुद के नाम से, उनने डिस्कवर किया, उनको उनका नाम चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए नाम चाहिए मेरे को, ठीक है? तो अब तुम ऑब्जर्व करो, नेक्स्ट जो वर्ड है उसको मैंने अलग करके लिखा, मैंने ऐसे साथ में नहीं लिखा है, तो सेपरेट करना भी एक रूल है। अब यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर नहीं है ना, मैंने टाइप किया, तो यूजुअली अगर तुमको अंडरलाइन नहीं करना है सेपरेट करके तो तुमको ना इटैलिक फॉन्ट में लिखना पड़ता है, बट सिंस आई हैव हैंड रिटन इट फॉर माई पूकीज तो इसलिए हमको अंडरलाइन करना है सेपरेटली, मतलब जीनस और स्पीशीज़ को अलग अलग अंडरलाइन कर दो। फर्स्ट लेटर जो है उसको कैपिटल लिखना है, यानी कि जैसे यहाँ पे तुमने मैग्नीफेरा को देखा, फर्स्ट लेटर कैपिटल है। अब ये लोग या तो लैटिनाइज्ड होते हैं या तो लैटिन से डिराइव्ड, यू कैन से। अब इनको सेपरेट किया जाता है या अंडरलाइन किया जाता है अगर हमने हाथ से लिखा है। यही है तुम्हारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यार, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब इसके रिलेटेड PYQs, भाई बहुत स्कोरिंग है ये टॉपिक, बहुत चिंदी सा दिख रहा था, लेकिन अब इसके क्वेश्चंस देखना, और यही क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा दिमाग पे लोड मत लो, अलग अलग एग्जाम्पल्स मत दिमाग लगाओ। अब देखो, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम, इनमें से कौन सा नेम एकदम करेक्टली लिखा है बताओ, ध्यान देना। तो होमोसेपियंस, यहाँ पे मैंने कैपिटल H लिखा लेकिन यहाँ कैपिटल S लिख दिया, यहाँ पे टाइपो एरर, साथ में ये इटैलिक में नहीं है। तो मैं उसको पूछूंगी भैया इटैलिक में नहीं हो तुम। फिर उसके बाद में ये बराबर लिखा मैंने, P कैपिटल S कैपिटल, लेकिन मैंने अंडरलाइन नहीं डाला अगर मुझे हैंड रिटन लिखना था। यहाँ पे मैंने कैपिटल और कैपिटल डाल दिया और मैंने अंडरलाइन भी नहीं किया। बट यहाँ अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ये इटैलिक फॉन्ट में भी है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल भी है, सेकंड वर्ड स्मॉल भी है, और ये जीनस है और ये स्पीशीज़ है। कितना इजी हो गया। तो यस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने बोला ना, कभी कभी तुम जो क्वेश्चन है उसको देख के डर जाते हो, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। रीड करो क्वेश्चन को, फिर उसके ऑप्शंस को रीड करो, चीज़ें ईजी हो जाती है, ठीक है? अब आगे देखो, अब मैच द फॉलोइंग। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिनेनियस ने दिया था, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी अर्नेस्ट मेयर है, फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रैटस है, या डी फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स है।
अब बताओ एग्जैक्टली इसका क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे 21st सेंचुरी का, तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, अकेले ये राइट है। तो वो तुम लोगों ने ना लास्ट में देखा होगा लिन, तो लिन कहाँ से आया? लिनानियस भैया से ही आया। ठीक है, ये भी बहुत इजी था, मतलब तुमको ना सिर्फ चीज़ों का एलिमिनेट प्रॉपर करने आना चाहिए, तो तुम्हारा टाइम भी सेव होगा। ठीक है, आगे देखो, मोस्ट बायोलॉजिकल नेम्स आर टेकन फ्रॉम, ज़्यादातर बायोलॉजिकल नेम्स कहाँ से आए? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी फ्रेंच। तो डेफिनेटली ऑप्शन बी से आया है, लैटिन से। तो अब तुम देखो ना यार, जब तुम लोग को लिखना था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से नाम लिखना था, हिंदी में लिखा था क्या तुमने मैग्नीफेरा इंडिका? मराठी में लिखा था मैग्नीफेरा? नहीं, तुमने लैटिन में लिखा था। और तुम इटैलिक फॉन्ट में लिखते हो बाद में, कि अगर मैं टाइप कर रहा हूँ तो इटैलिक फॉन्ट में, या मुझे अंडरलाइन नहीं करना तो इटैलिक फॉन्ट में, है कि नहीं? तो यस, क्योंकि लैटिन लोगों से वो आया था, तो अपना नाम तो डालेंगे वो लोग, कोई दिक्कत नहीं रहेगी उन लोगों को, उनको तो मज़ा ही आएगा खुद का नाम डालने में। अब आगे देखो, फीकस बैंगलेनस एल, यहाँ पे एल क्या सिग्निफाई करता है? ऑप्शन ए लैटिन लैंग्वेज, ऑप्शन बी रिवर्स ऑर्डर नीडेड, ऑप्शन सी टैक्सोनॉमिस लिनेरियस, या फिर बैंगलेनस इज जेनरिक। क्या आएगा? तो मैंने आपको पहले ही कहा था, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका के बाद में LINN लिखा था, वो क्यों लिखा था? क्योंकि जो टैक्सोनॉमिस्ट थे ना हमारे लिनानियस, उन्होंने बताया था वो। तो मैंने आपको पहले ही कहा था बड़े ऑब्सेस लोग होते हैं, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, विच इज़ ऑप्शन सी। समझ गया? सॉर्टेड। तो अब हम लोग समझते हैं टैक्सोनॉमी के बेसिक्स को, कि क्या होता है एग्जैक्टली टैक्सोनॉमी तुम्हारा। तो देखो, यहाँ पूरी दुनिया में ना मिलियन ऑफ स्पीशीज़ है अर्थ पे, पूरी धरती पे मिलियन ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट है। तो उनको समझने के लिए और अच्छे तरीके से समझाने के लिए, हम तो ह्यूमन है, हमको लगता है हमें सब चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम ह्यूमन है, हम सबसे ऊपर है, हमें ऐसा लगता है। तो हम ना उनको क्लासीफाई करते हैं। जैसे सपोज तुम डी मार्ट में गए, और डी मार्ट में वहाँ पे कोई मेरे जैसा मैनेजर है, उसने बोला यार छोड़ना, बोर हो रहा है, यही राशन, यही वो, यही कपड़े, यही कॉफ़ी वॉफ़ी सब यही रख दूंगा। तो तुम ढूंढ पाओगे? अगर मैंने तुमको बोला कि एक नमक का पैकेट उठा के लाओ, कंफ्यूज हो जाओगे, दिमाग ख़राब हो जाएगा, बोलोगे यहाँ नहीं आना मेरे को, मैं आर मार्ट जाऊँगा, पटेल मार्ट जाऊँगा, यहाँ नहीं जाऊँगा, किराने वाले के पास जाऊँगा, वहाँ पे मेरे को कर्जा भी मिलता है, वहाँ जाऊँगा मैं। तो ये दिक्कत हो गई। बट उसी जगह अगर मैंने प्रॉपरली अरेंज किया है ग्रॉसरीज, इसके अंदर में नमक, फिर मिर्ची, फिर हल्दी, तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा कि मैं ग्रॉसरी सेक्शन में जाऊँगा, नमक उठाऊँगा, लेके आ जाऊँगा, ईजी। अब यही एग्जाम्पल अगर मैं तुम लोगों को लाइब्रेरी के टर्म्स में दूँ, तो लाइब्रेरी में तुम गए और तुम्हारा मन है आज नॉन फिक्शन पढ़ना, मेरे जैसा आप मैनेजर है वहाँ पे, कैसे भी बुक रख दिया, ढूंढ पाओगे बुक्स को? तुम बुक्स ही नहीं ढूंढ पाओगे, दिक्कत परेशानी हो जाएगी यहाँ पे, है कि नहीं? तो एग्जैक्टली टैक्सोनॉमिकल बेसिस जो है वो हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाए, एक एक फीचर को समझ पाए, और हमारा दिमाग जो है वो भ्रष्ट भी नहीं हो जाए इतने सारे चीज़ों को साथ में पढ़ के। दैट इज़ वाई क्लासिफिकेशन जो है वो हाई करता है हमको। तो मिलियन ऑफ स्पीशीज़ है, इसलिए हमको क्लासीफाई करना पड़ता है। अब इनको हम लोग क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी कहते हैं, यानी कि नामकरण करना। क्लासिफाई करने के बाद हमको नामकरण करना पड़ेगा। अब ये प्रोसेस को हमने टैक्सोनॉमी कह दिया। अब मॉडर्न तरीका और कन्वेंशनल तरीका अलग अलग होता है। मॉडर्न तरीके में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं एक बंदे को नाम देने के लिए, कि वो अंदर से कैसा दिखता है, वो बाहर से कैसे दिखता है, उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या है, मतलब इन्वायरमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है। बट कन्वेंशनल मेथड क्या होता है कि मैं कैटेगराइज कर रही हूँ उसको, फिर मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ, मैं क्लासीफाई कर रही हूँ, फिर मैं नाम दे रही हूँ। तो ये कन्वेंशनल मेथड हो गया। ज़्यादातर हम लोग इसी मेथड को यूज़ करते हैं और इस मेथड को अवॉइड करते हैं, मॉडर्न वाले मेथड को। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ पाओगे कि कैसे नामकरण किया जाता है। हमने नाम तो दे दिया मैग्नीफेरा इंडिका, क्यों, कैसे दिया? तो उस टाइम पे ना हमने कैटेगराइज किया कि ये ना प्लांट्स में आ जाएगा, प्लांट्स में भी एंजियोस्पर्म्स में आ जाएगा। फिर मैं आइडेंटिफाई करूँगी कि क्या ये इकलौता ऐसा दिख रहा है या इसके जैसे और वेरिएंट्स हैं, क्या स्पीशीज़ ब्रीड का डिफरेंस है, वो सब देखूँगी। फिर मैं क्लासीफाई करूँगी और तब मैं नामकरण करूँगी उसके फीचर्स को देख के। ठीक है, सॉर्टेड। अब इसके PYQs ना धीरे धीरे थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे, तो ध्यान देना। अब फर्स्ट स्टेप क्या है टैक्सोनॉमी का? तो डिस्क्रिप्शन ऑप्शन ए, बी आइडेंटिफिकेशन, सी नोमेनक्लेचर,
या डी क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमी का फर्स्ट स्टेप जो है, पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन कैसे लिखोगे, पता ही नहीं तुमको कौन सा ऑर्गेनिज्म है, या फिर तुम नाम कैसे दोगे, पता ही नहीं है, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई ऑर्गेनिज्म को, क्लासीफाई भी कैसे करूँगी। इसलिए आइडेंटिफाई बिफोर यू नेम एंड क्लासीफाई। पर मैं पता तो करूँ कौन है इसमें, फिर ही तुम नाम दे पाओगे, है कि नहीं। आगे देखो, ऐसे कर 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 आवाज़ आ रहा है क्या तुम लोग, मेरे को आ रहा है, मे बी मेरा माइक के वजह से वॉइस वगैरह पिरापर है कि नहीं है। ये लाइव में कैसे मैं तुम लोग को पूछ लेती हूँ, रिकॉर्डेड में ना मेरे को बीच बीच में देखना पड़ता है कि सब चीज़ें बराबर है नहीं है। हेलो हेलो हेलो, यस, एवरीथिंग इज प्रॉपर। ठीक है, तो अब 13th क्वेश्चन देखते हैं। तुमने ये जो आवाज़ सुना, आई वॉज अबाउट टू फॉल बट आई विल नॉट, डोंट वरी। ठीक है, तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल का लिविंग बीइंग में, वो क्या होता है, तो ध्यान देना। तो सब सेल्यूलर ऑप्शन है, मैं पहले ध्यान दो नहीं तो नहीं समझेगा। ऑप्शन है सब सेल्यूलर, उससे बने में सेल्यूलर, फिर इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन। ऑप्शन बी एटॉमिक, एटम से मॉलिक्यूल, फिर सब सेल्यूलर, फिर सेल्यूलर, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर इंडिविजुअल, या फिर पहले इंडिविजुअल, फिर पॉपुलेशन, फिर ऑर्गन सिस्टम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑप्शन डी एटम पहले बना, फिर मॉलिक्यूल बना, फिर टिश्यू बन गया, फिर इंडिविजुअल, फिर इकोसिस्टम, फिर कम्युनिटी। तो तुम ध्यान दो, सिंपल सा बात है, सब चीज़ें किससे बनी है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। दो एटम साथ मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसके बाद में सब सेल्यूलर, यानी कि सेल के भी नीचे वाला पार्ट, फिर सेल बनता है, फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर इंडिविजुअल यानी कि ऑर्गेनिज्म बनता है। तो बी इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, है ना। अब आगे देखो टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब क्या होता है, जिसके वजह से मैं चीज़ों को नामकरण दे सकूं और चीज़ों को प्रिवेंट कर सकूं या फिर प्रिजर्व कर सकूं। तो शुरू करते हैं बोटैनिकल गार्डन से। अब बोटैनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, तो तुम लोगों ने ना सुना होगा कि ऐसे गार्डन्स जहाँ पे सारे टाइप के प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली बोटैनिकल गार्डन्स का मतलब वही होता है, जैसे जू में हर टाइप के जानवर नहीं रहते, वैसे ही बोटैनिकल गार्डन्स में ना सब टाइप के प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग स्पीशीज़ के प्लांट्स। वहाँ पे उनकी केयर की जाती है, उनका प्रोटेक्शन किया जाता है, उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है बेटर चीज़ों को लाने के लिए। बस वही है तुम लोगों का बोटैनिकल गार्डन्स का सीन, ठीक है। नेक्स्ट अगर तुम देखोगे मैनुअल। अब मैनुअल क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल मेरे को एक पर्टिकुलर जगह का रिसर्च करना है कि यहाँ पे कौन से टाइप के प्लांट्स हैं। तो मेरे पास अगर मैनुअल है, जैसे तुम लोग कोई सामान खरीदते हो तो बोलते हो ना कि पहले यूज़र मैनुअल पढ़ो। तो अगर मेरे को उधर के कोई ऑर्गेनिज्म का नामकरण करना है तो मैं पहले वेरीफाई करूँगी कि मैनुअल में ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता है, तब जाके मैं करूँगी। या मेरे को कोई रिसर्च करना है रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्लांट, तो मैं अगर मैनुअल के थ्रू देख रही हूँ तो मुझे पता रहेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर प्लांट इस एरिया में मिलेगा, इस बंदे ने ढूंढा था और इसमें ये चीज़ें फीचर्स हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका मैनुअल। फिर थर्ड हो गया फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है जितने प्लांट्स हैं सबका किट्टा चिट्टा एक फाइल में बंद करके रखा हुआ, उसको या फ्लोरा कहते हो। कीज़ क्या होता है, तो कीज़ मतलब आइडेंटिफिकेशन कीज़ होते हैं। आइडेंटिफिकेशन कीज़ कैसे होंगे, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी और हम आगे बढ़ेंगे वैसा। तो सपोज मैंने पूछा कि जो ऑर्गेनिज्म तुमने लाया है क्या वो लिविंग है, तुमने येस बोला, तो मैं तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी। मैं बोलूँगी ओके लिविंग है, तो क्या वो कॉन्शियसनेस दिखा रहे, तुम बोलोगे येस, मैं आगे का क्वेश्चन पूछूंगी। क्या वो मोबाइल है यानी मूव कर सकता है, तुमने येस बोला, मैं आगे का क्वेश्चन पूछूंगी। तुमने नो बोल दिया, मैं वहीं बोलूँगी पेड़ है। तो आइडेंटिफिकेशन कीज़ क्या होता है, जो एक एक क्वेश्चन है ना उसको लीड बोलते हैं, और उन लीड्स के वजह से मैं पहुंच पाती हूँ उस पर्टिकुलर आंसर पे, उस पर्टिकुलर रिजल्ट पे। नेक्स्ट जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स क्या होता है, जू की बात चल रही है तो यहाँ पे ना एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है सारे जानवरों के लिए। जैसे अगर मैंने पेंगुइन लाया तो मैं प्रॉपर वैसा स्नोई या बर्फ़ वाला माहौल क्रिएट करूँगी कि वो वहाँ पे सरवाइव कर पाए। तो एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करना एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर, आप कहते हो उसको जूलॉजिकल पार्क्स। फिर हो गया म्यूज़ियम। म्यूज़ियम जो है ना उसके अंदर में सारे एनिमल जो मर चुके हैं, जो एक्सटिंक्टेड एनिमल्स हैं, उनका स्केलेटन, उनका रिजर्व्स, ये सब रखा रहता है। अब तुमको ना म्यूज़ियम में अलग अलग टाइप के तरीके से रिजर्व्स दिखेंगे। अब कुछ ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली स्केलेटन है,
अब कुछ ऐसे रहेंगे कि पूरा ऑर्गेनिज्म का छाल वाले उसके अंदर में उन लोगों ने कुछ तो ऐसे कॉटन वॉटन भर दिया है और वैसे ही प्रिजर्व करके रखा है। तो म्यूजियम में ऐसी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर हो गया मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल। अब इसके अंदर अगर मेरे को एक एरिया के एक ही प्लांट के बारे में पढ़ना है तो उस टाइम पे मैं मोनोग्राफ रेफर करूँगी। मैं क्यों फ्लोरा रेफर करूँ? मैं बाकी ऑर्गेनिज्म के बारे में क्यों देखूँ? मैं मैनुअल क्यों देखूँ? तो मैं सिर्फ मोनोग्राफ देखूँगी कि हाँ ये पर्टिकुलर प्लांट है, सपोज मैंगो ही है तो ये मैंगो ले लिया, मैं सिर्फ और सिर्फ उसको मोनोग्राफ में देख लूँ कि क्या क्या फीचर्स है और मैं कुछ अलग ढूंढ रही हूँ कि वही है ना। और फिर नेक्स्ट लास्ट जो है अपना वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम में ना डेड टाइप का जो स्पेसिमेंस होता है ना प्लांट्स का वो रखा जाता है। तो सेम शीट ऑफ पेपर लेते हैं, उसके ऊपर उसको अटैच कर देते हैं और वहीं के वहीं हर्बेरियम में रखा रहता है। तो यही है आपका हर्बेरियम, जो कि डेड स्पेसिमेंस रखे रहते हैं ऑर्गेनिज्म के। बस अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और PYQs के साथ। तो आइडेंटिफाई करना है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट। हर्बेरियम क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड प्रेस्ड प्रिजर्व प्लांट शीट्स। ऑप्शन 2 फ्लोरा इंडेक्सेस प्लांट स्पीशीज ऑफ एन एरिया। ऑप्शन 3 या स्टेटमेंट 3 मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन ओनली वन टैक्सॉन। ऑप्शन ए है 1 and 2 इज करेक्ट। ऑप्शन बी है 1 and 3 इज करेक्ट। ऑप्शन सी है 2 and 3 इज करेक्ट एंड ऑप्शन डी है 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। तो तुम बताओ क्या आएगा? तो बराबर है ना, हर्बेरियम में हम चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं, डेड प्लांट्स को, ड्राइड प्लांट्स को। कैसे? सेम शीट पे प्रेस करके, ड्राई करके। बराबर बात है, करेक्ट बात है। फ्लोरा का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया के सारे प्लांट्स के बारे में पता करना। गलत बात नहीं है, वेयर इज द लाई। फिर मोनोग्राफ होता है कि एक ही टैक्सॉन के बारे में, एक ही प्लांट के बारे में मैंने पूरी की पूरी चीज़ें पता कर ली है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे रेलेवेंट ऑप्शन क्या है? डी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आ गया हमारा, है ना। आगे देखो, अब इसमें से टैक्सोनॉमिकल एड्स को तुमको मैच करना है। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना तो अपना पेन साइड करके थोड़ा ध्यान से सोचने का कि यहाँ पे बहुत मिस्टेक होती है बच्चों की। अब बोटैनिकल गार्डन लिविंग प्लांट्स, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क लिविंग वाइल्ड एनिमल्स। फिर म्यूजियम प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। और हर्बेरियम प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंट्स। अब बताओ इसके अंदर क्या है? तो हर्बेरियम में प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंट्स है, फिर उसके बाद में म्यूजियम में प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स है, एकदम करेक्ट। जूलॉजिकल पार्क में भी लिविंग वाइल्ड एनिमल्स है, स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट भी देखो तो बोटैनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, एकदम सही बात है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन मिस ऑन हुआ है मुझसे, जिसके अंदर बताना था ऑल ऑफ दिस वाला। तो जो ऑप्शन बी था ना उसके अंदर लिखा था कि येस ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, तो वो एक मिस ऑन हो गया मुझसे टाइप करते टाइम। तो येस ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट और बेसिकली सबका डेफिनेशन ही बताया यहाँ पे, तो एक समरी टाइप भी हो गया आपके लिए। अब अगर नेक्स्ट बढ़े तो ये थोड़ा भारी भरकम क्वेश्चन है, ध्यान देना, थोड़ा छोटा है। मैं एक बार साइड हट जाती हूँ सो दैट आप देख लो पॉज करके। अब देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 जूलॉजिकल पार्क्स यानी कि जूस आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट एंड अंडर ह्यूमन केयर विच एनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। बात काइंड ऑफ सही है। जू में हम लोग क्यों रखते हैं एनिमल्स को? कि हम उनको प्रिजर्व कर पाए और उनके हैबिटेट को समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, है ना। अब मैं अगर स्टेटमेंट 2 देखो तो स्टेटमेंट 2 में बोला गया कि एडवोकेट अरेंजमेंट फॉर द ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, रेगुलर चेकअप एंड पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस आर एब्सोल्युटली नेसेसरी टू बी मेड फॉर द हेल्थ केयर एंड अपकीप ऑफ द एनिमल्स। ऑप्शन क्या दिया है? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 ना करेक्ट है, ट्रू है, बट वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है यार। तो अब ये जो मैंने बात बोली ना कि दोनों ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, वो ऑप्शन ढूंढो। तो ऑप्शन बी में बोला बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बाकी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है, मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में हमने आंसर ढूंढ लिया था। तो येस करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ऑप्शन बी। तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, रीड करना है। ईजी सा डेफिनेशन था जिससे तुमको बस पता करना था, दैट्स इट, ईजी। आगे देखो, ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको मुझे थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा कि ऑप्शन नहीं देख पाओगे नहीं तो। ठीक है, देखो, स्टडी द फॉलोइंग रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम शीट्स। हर्बेरियम शीट्स प्रिपेयर करते टाइम पे हमको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी?
तो प्लांट शुड बी कलेक्टेड इन फ्लावरिंग स्टेज. Every detail regarding the plant such as locality, ecological condition, vegetative and floral characters, etc. should be noted. Third statement, plants are evenly pressed by unfolding all the plant parts between blotting papers or newspapers with the help of plant pressers. Option 4, blotting papers need not be changed until the plant gets dried. ऑप्शन या फिर स्टेटमेंट 5, आफ्टर ड्राइंग द प्लांट स्पेसिमेन इज केयरफुली माउंटेड पेस्टेड ऑन द हर्बेरियम शीट्स. Sixth statement, the herbarium sheet is labeled on the lower right hand corner representing the number of plant specimen, date of collection, etc. Which of the following statements are not correct? तो तुम एक बात बताओ, इतना भारी भरकम क्वेश्चन देख के डर जाओगे? सिर्फ पता करना कौन से इनकरेक्ट है यार, सिंपल. अब देखो यहाँ पे बोला है कि सिर्फ 1 इनकरेक्ट है, तो चलो पहले 1 को देखते हैं. प्लांट शुड बी कलेक्टेड इन फ्लावरिंग स्टेज, कैसे इनकरेक्ट है? फ्लावरिंग स्टेज में रहेगा तो मैं फ्लावर की भी स्टडी कर पाऊंगी, तो ये गलत ऑप्शन हो गया. ऑप्शन बी, फोर्थ बोला है ब्लॉटिंग पेपर्स नीड नॉट बी चेंज अंटिल द प्लांट्स गेट ड्राइड. तो एक बात बताओ, मैं ब्लोटिंग पेपर को तब तक क्यों नहीं निकाल सकती जब तक प्लांट ड्राई हो जाए? तब तो ब्लोटिंग पेपर के जो रेशे वो आ जाएंगे प्लांट्स के ऊपर. तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, इसका मतलब यही अपना सही ऑप्शन है. बाकी भी दिखा देती हूँ. यहाँ पे ना फोर्थ बोला था दोनों जगह, बट एक 1 और 2 ऐड करते. 1 पढ़ो, प्लांट शुड बी कलेक्टेड इन फ्लावरिंग स्टेज, तो ये तो करेक्ट है. दूसरा, सेकेंड, every detail regarding the plant such as locality, ecological condition, vegetative and floral characters, etc. should be noted. तो ये भी करेक्ट बात हो गई है कि नहीं? तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो गलत स्टेटमेंट था, इसलिए सिर्फ ऑप्शन बी हम इसको करेक्ट कहेंगे. ठीक है. अब आगे देखो क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में. ये दिख रहा है आपको? ये है हमारे किंग फिलिप मुच्छर लाल. तो किंग फिलिप जो है वो हमको कह रहे हेलो, और किंग फिलिप को ना हमारा सूप बहुत अच्छा लगा था. तो ये बात ना अब मैं तुमको बता रही हूँ कि डियर किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप. तो डी से आएगा डिवीजन, के से आएगा किंगडम, फिलिप से आएगा फाइलम, सी से आएगा क्लास, ओवर से आएगा ऑर्डर, एफ से आएगा फैमिली, गुड से आएगा जीनस, एंड एस से आएगा स्पीशीज, यानी कि सूप वाला स्पीशीज. ठीक है, सॉर्टेड. तो यही हो गई आपकी बात क्लासिफिकेशन सिस्टम की. बस हमें समझ गया KPCOG, इसके थ्रू हम लोगों को सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली क्लासीफाई करना है. यही था आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको याद करने में दादी अम्मा याद आ जाती है. उसके ऊपर कुछ MCQs हैं. तो बुक कंट्रीब्यूटेड बाय लिनानियस, कौन सा बुक था? सिस्टमे नेचुरे, हिस्टोरिया प्लानिटोरियम, हिस्टोरिया नेचुरलिस, या ऑल ऑफ दिस. तो उन्होंने ना ये दिख रहा है आपको सिस्टमे नेचुरे, ये वाला बुक उन लोगों ने बताया, उन्होंने पब्लिश किया था, जिसके अंदर कैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किया जाता है, क्या क्या रूल्स होते हैं, वो सब चीज़ें हैं. और उसको ही हम लोगों ने जो जो हमें रिक्वायर था उसको सेग्रीगेट करके एक अलग जगह पे रख दिया था. ठीक है. तो हियर ए इज़ द करेक्ट आंसर. मेरे को ना मेरे लेक्चर पे भी ध्यान देना है, ऐसे नहीं हो लेक्चर मिस हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट, लिनानियस सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन, किस चीज़ पे बेस्ड था? मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी. तो इट वॉज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी. क्यों मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड है वो? बिकॉज आर्टिफिशियल सिस्टम वाया मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स, यानी कि बाहर से कैसा दिख रहा है मैं उसके हिसाब से उसका नाम रख रही थी. मॉडर्न क्लासिफिकेशन था ये. ठीक है. अब मैच करना साइंटिस्ट और उनका कंट्रीब्यूशन, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है. देखो, जॉन रे फर्स्ट डिस्क्राइब स्पीशीज एज यूनिट, ये तुम्हारे बुक के बाहर का है लेकिन पता होना चाहिए, आ चुका है एक बार. कार्ल लिनानियस इंट्रोड्यूस्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी. फिर जूलियन हॉक्सले न्यू सिस्टमैटिक्स. तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन था जिसके अंदर था ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पे सारे के सारे एकदम करेक्ट बैठ रहे हैं. ठीक है. अब ये जो है ना तुम्हारे बुक के बाहर का है, बट तुम लोगों को पता है ना AIPMT भी होता था तो उसके अंदर पूछा था. ठीक है. नेक्स्ट देखो, करेक्ट क्लासिफिकेशन फॉर हेलियांथस यानी कि सनफ्लावर क्या होगा? डिवीजन, अभी तुमको लग रहा होगा भाई ये तो नाम वाम याद ही नहीं रहता हमको, तो आपको ना डियर किंग फिलिप जी को याद करना है, मुच्छर लाल को याद करना, सब आ जाएगा. तो डिवीजन एंजियोस्पर्म है, क्लास डाइकोटिलीडोन है, ऑर्डर एस्ट्रलिस, फैमिली. तो अब बताओ इसके हिसाब से क्या आएगा? करेक्ट ऑर्डर
करेक्ट क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, प्लांटे एस्ट्रियासी या एंजियोस्पर्मे डाइकोटिलीडोने, एस्ट्रेलस या एस्ट्रियासी या एंजियोस्पर्मे डाइकोटिलीडोने, पॉलीमिनेरिस या कॉम्प्यूसेट या डाइकोटिलीडोने एस्ट्रियासी। तो हमको क्या पता है कैसे करते हैं हम लोग, डियर किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, तो इसके थ्रू देख लो कि कौन सा साथ में, तो डियर भी यहाँ पे डाल देती हूँ मैं, ठीक है। तो डिवीजन हो गया, फिर किंग नहीं है, फिलिप नहीं है, तो क्लास आ गया, ये बराबर है। फिर उसके बाद में ऑर्डर है, फिर उसके बाद में तुम देखो जीनस, ऑर्डर के बाद फैमिली है बराबर, और उसके बाद स्पीशीज़ नहीं दिया, तो ये प्रॉपर ऑर्डर है, इसके वजह से ऑप्शन बी आएगा। तुम देखो ना, वही चीज़ तो नीचे डाली है यार उन लोगों ने, बस तुमको कंफ्यूज कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, करेक्ट सीक्वेंस फॉर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, फिर से भूलना नहीं है, डियर किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी का, तो क्लास, फाइलम, ट्राइब, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, या फिर डिवीजन, क्लास, फैमिली, ट्राइब, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, या फिर डियर, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीशीज। तो या फिर डी ऑप्शन आएगा कि फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ट्राइब, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो तुम ऑब्जर्व करो, फाइलम तो बड़ा छोटा सा हो गया ना, तो ये रॉन्ग हो गया। डिवीजन यहाँ तक बराबर है, फिर क्लास बराबर है, लेकिन यहाँ रॉन्ग हो गया। तो इसके हिसाब से देखो, फैमिली पहले कैसे आ गया ना ऑर्डर के, तो ये सारे चीज़ों के अकॉर्डिंग, ये हमारे निमोनिक के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, कौन सा मिसमैच्ड पेयर है, तो पैंथेरा लियो बिलोंग्स टू क्लास मैमेलिया, मुस्का डोमेस्टिका द कॉमन हाउस लिजर्ड अ रेप्टाइल, एंटामोइबा कोलाए कॉमन प्रोटोजोआ इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, सोलैनम ट्यूबरोसम अ डाइकोटिलीडोनस प्लांट। तो इसके अंदर क्या आएगा, तो यस ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, तो जो तुम्हारा म्यूस्का डोमेस्टिका है ना, ये एक फ्लाई है, यानी कि ये इंसेक्ट है, ये रेप्टाइल नहीं है। तो यहाँ पे गलत बात बोल दी उन लोगों ने, रेप्टाइल लिजर्ड थोड़ी है वो, लिजर्ड का नाम है ही नहीं वो, तो यहाँ पे हमने गलत बात बोल दी। फिर 24th क्वेश्चन देखो, 24th क्वेश्चन में मैच एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, फैमिली सोलिनेसिए, किंगडम प्लांटे, ऑर्डर पोलोनिमोलिस, स्पीशीज ट्यूबरोसम, जीनस सोलैनम। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड सोलैनम की बातें चालू है, ठीक है। तो फिर से आपको ये चीज़ याद रखना है, डियर किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, ठीक है। तो इसके थ्रू तुमको बस अरेंज करना और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। जितना क्लासिफिकेशन है सब इस निमोनिक के ऊपर लाई करता है, कुछ है ही नहीं इसके ऊपर। फिर लास्ट में हम देखेंगे कंजर्वेशन के बारे में। अब ये सारे चीज़ों को कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है, बहुत सारे मिलियंस है, क्या ज़रूरत है कंजर्व करने की, तो कंजर्व इसलिए करना पड़ता है सो दैट एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। अगर कोई चीज़ें कम पड़ गई ना तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी, बैलेंस हिल जाएगा, क्योंकि आपको अगर पता हो एक फूड चेन है ना, और इससे हम इंश्योर करते हैं कि फ्यूचर जनरेशन को भी रिसोर्सेज मिले। अब 10th स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा था कि ये जो चीज़ें तुम्हें मिली है ना, ये तुम्हें भाड़े पे मिला, लीज पे मिला, तुम्हारे एंसेस्टर का प्रॉपर्टी नहीं है। ये एक स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट बात है, तुम्हारे एंसेस्टर का तो प्रॉपर्टी नहीं है कि जितना मन आए उतना सारी चीज़ें यूज़ कर लूँ। तो इसलिए हमको सबको कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंजर्वेशन दो तरीके से किया जाता है, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि मैं एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट रख रही हूँ और वहाँ पर मैं चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। जैसे बोटैनिकल गार्डन हो गया, मैंने वो एरिया को स्पेसिफाई कर दिया और वहाँ पर मैंने प्लांट्स के स्पेसिमेंस को रखा। दूसरा एग्जाम्पल इन सीटू का जू हो गया, वहाँ पे मैंने प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट रखा, वहाँ जानवर रख दिया, तो वो इन सीटू हो गया। एक्स सीटू क्या हो गया, जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क है, तो संजय गांधी नेशनल पार्क पर मैंने पूरा का पूरा छोड़ रखा है और वहाँ पे बोल दिया कि ये पर्टिकुलर एरिया मेरे जुरिडिक्शन के अंदर है, तो वो एक्स सीटू हो गया, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, ठीक है। और लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी आप लोगों को कि अगर आप यहाँ तक है, पहले देख लो कहाँ तक पहुँचे हो आप मेरे साथ। अगर आप 1.5 घंटे मेरे साथ यहाँ पे हो तो मैंने इतना तो मेक श्योर कर दिया है कि सिर्फ आपके ना कॉन्सेप्ट्स नहीं यहाँ पे हुए हैं, आपने PYQs भी सॉल्व किए हैं, आपने चीज़ों को डीपली समझी और आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल गया है।
तो मेक श्योर कि आप इसको कंप्लीट करो, तो एक बार में कंप्लीट करो, बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और मुझे चाहिए कि जैसे यूनिट टेस्ट आए आपका ये पढ़ के ऐसा हो जाए ना कि कोई आपका हाथ ना पकड़ पाए। और चाहे आप नीट में हो, चाहे आप कोई भी इसमें कोई भी एंट्रेंस दे रहे रहो, आपका हाथ ना कोई पकड़े। बस यही है कि कंसिस्टेंसी आप कैसे रखो, कैसे आप चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करो। आपने नोट्स बना लिया, आपने रिवाइज़ नहीं किया तो आप भूल जाओगे। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर सक्सेस। जितना तुम कंसिस्टेंट रहोगे उतना तुम्हें चीज़ें आती जाएंगी। तो मिलते हैं ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स के साथ, डिटेल्ड वन शॉट्स के साथ। मेरा ये भी प्लान है कि मैं चैप्टर्स को जैसे 12th वालों के लिए डाला कि पूरा चैप्टर 30 मिनट में, तो एग्ज़ाम के टाइम के लिए वो क्विक रिवीजन। फिर मेरा प्लान है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए भी आपके लिए मैं वीडियोस बनाऊँ, तो मैं वो भी डालूंगी। सो स्टे ट्यून फॉर ऑल ऑफ दिस। और अगर आप यहाँ तक आए हो, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर रहे हो। आप जितने भी यहाँ पे MCQs है उसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालो, सो दैट मैं जो एक स्टेटमेंट रिपीट करती हूँ ना, OTP या ऑन टाइम आना, तैयार होकर आना, पार्टिसिपेट करना, तो इससे पार्टिसिपेशन बना रहेगा। तो मेक श्योर कि जितने MCQs हमने सॉल्व किए 25 के 25 MCQ के आंसर आप डालो अंदर, सो दैट आपको लगे कि हाँ मैं एक लाइव क्लास में ही बैठा हूँ। और हाँ, वन शॉट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्रेक कर करके देखोगे, पूरा का पूरा देखना है। बहुत मेहनत लगी है कसम से, मतलब आज का उपवास का दिन भी मैं फुल लगा दिया मैंने यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के लिए। तो मेक श्योर कि आप ये पूरा अच्छे से पढ़ रहे हैं और बार बार रिवाइज कर रहे हैं। दैट इज़ द ओनली थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम यू। एंड वन मोर थिंग, लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना है ये चैनल को, ठीक है। सो लेट्स कैच अप लेटर और बहुत सारे वीडियोस में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।